एनएस क्लास 12 पेंटिंग के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो आप सभी को बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले एक नज़र हम सिलेबस पर डाल लेते हैं। पूरे चैप्टर्स में आप सभी को टोटल 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। एनएस बोर्ड के अंदर जो पेंटिंग का थ्योरी एग्जामिनेशन है ये सिर्फ 30 मार्क्स का आता है, क्योंकि इसका 70 का तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाता है और 24 में से भी 6 नंबर चला जाता है आप सभी के टीएमए में, क्योंकि टीएमए का मार्क्स 20% होता है थ्योरी मार्क्स का। तो टोटल बच गया हमारे पास 24, यानी कि 24 में से आप सभी को सिर्फ 8 मार्क्स लेकर आना है अगर आप पास होना चाहते हो तो। और 8 मार्क्स तो आपके इजीली आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि 24 में से 24 मार्क्स आपके आए और 70 में से 70 आउट ऑफ 70 आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आ जाए। तो पेंटिंग के अंदर आसानी से स्टूडेंट्स के 80, 90, 95 मार्क्स आ ही जाते हैं और ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि पेंटिंग के अंदर सिर्फ पेंटिंग यानी ड्राइंग नहीं बनाना होता। दरअसल हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हमें ये लगता है कि पेंटिंग अच्छा ड्राइंग होगा, ये हमें एग्जामिनेशन में जाना होगा, ड्राइंग बनाना होगा, बट ऐसा नहीं होता। पेंटिंग के अंदर जो हमारे हिस्ट्री में, जो हमारे इतिहास में जो हमें पेंटिंग्स मिली है, उन पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करना होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, ये भारत की सबसे पहली सिविलाइजेशन है। और इस सिविलाइजेशन में हमें जो भी मूर्तियां मिली है, यानी कि स्कल्पचर मिले हैं, जो मोहरे मिले हैं, बाट मिले हैं, और एक डांसिंग गर्ल यानी कि एक नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है हमें, तो इन मूर्तियों के बारे में बताना है। तो ऐसे ही अलग अलग राजाओं के द्वारा पेंटिंग्स बनाई गई है, जैसे कि मौर्य एम्पायर एंड गुप्ता पीरियड के दौरान हो गया अजंता केव्स, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमें अजंता की गुफाएं मिली है। वहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स मिली है जो हमें महात्मा बुद्ध के प्रीवियस वर्थ यानी कि उनके पूर्व जन्म के बारे में बताता है। तो उन पेंटिंग्स को डिस्क्राइब करना है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे टेंपल आर्ट, यानी कि मंदिर को बनाने के कौन कौन से आर्ट थे। रॉक कट टेंपल यानी कि पत्थरों को काट के किस तरीके से मंदिर बना दिए जाते थे। तो एंशिएंट हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा पार्ट है जो कि एक आर्ट के रूप में हम पेंटिंग के अंदर पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से मूर्ति यानी कि स्कल्पचर होते थे। इंडियन ब्रोंज एज हो गया, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर यानी कि इंडिया और इस्लामिक कल्चर को यूज़ करते हुए भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से भवन बनाए गए हैं, चाहे ताजमहल हो गया, हुमायूं का मकबरा हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम पेंटिंग्स में पढ़ते हैं। आखिर इनको कैसे बनाया गया है, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इनके क्या क्या मेन फीचर्स हैं। मुगल स्कूल यानी कि मुगल एम्पायर यानी कि मुगलों के टाइम पे कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई गई, जैसे अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे, वो हमें बताना है। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल, डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग, कंपनी स्कूल यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अपने पेंटिंग के अंदर, जिसमें टोटल आप सभी को 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। और इन सभी चैप्टर से मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी का एक एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। आखिर अब आपको समझ में आ गया होगा, पेंटिंग के अंदर हमें ड्राइंग नहीं बनाना होता, हमें अपने इतिहास में जो भी पेंटिंग्स मिली है, जो मूर्तियां मिली है, उनके बारे में बताना होता है। आखिर इनको किसने बनाया है, इसके क्या क्या फीचर्स है, आखिर उनको बनाने में किन किन चीज़ों का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम पेंटिंग के अंदर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इन सभी चैप्टर से एक एक करके वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ समझना, और आपका सिलेबस इसी एक वीडियो में कंप्लीट करवा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी कलम क्या है? पहाड़ी लघुचित्र की विषय वस्तु का नाम बताइए। यानी कि व्हाट इज पहाड़ी कलम, नेम द थीम्स ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये बताना है कि पहाड़ी कलम एक पेंटिंग का नाम है जो कि पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालय तट यानी कि जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे पाया गया है, इसलिए इसको पहाड़ी कलम के नाम से जाना जाता है। इस पेंटिंग के अंदर आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर जो हिंदू यानी कि हिंदुज्म के जो देवी देवताएं हैं, जैसे कि राधा कृष्ण जी, उनके जो प्रेम है, उस प्रेम रिलेशन को यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि अ न्यू स्टाइल दैट वाज डेवलप्ड इन हिमालय फुट हिल्स, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ है। और इसके अंदर क्या बताया गया है, डेपिक्शंस ऑफ हिंदू यानी कि हिंदुज्म के जो देवी देवताएं हैं, राधा एंड कृष्ण जी। क्लियर है, यहाँ पे इनके प्रेम संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाता चला जाता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कंपनी चित्रशैली के विभिन्न केंद्रों के नाम बताइए। यानी कि लिस्ट आउट द डिफरेंट सेंटर ऑफ द कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट। कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अलग अलग एरियाज के अंदर कुछ पेंटिंग डेवलप किए गए, तो आपको उन्हीं एरियाज के नाम बताना कि कहाँ कहाँ पे ये डेवलप हुए थे,
ये कंपनी कौन है? कंपनी जब भारत गुलाम हुआ था तो आपको पता है कि भारत तो गुलाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही सबसे पहले बनाया गया था, जो कि अंग्रेजों की एक कंपनी थी। और यही कंपनी भारत में पहले सिर्फ ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए आई थी 1600 में। इसके बाद धीरे धीरे करके इसने इकोनॉमिक के साथ साथ भारत के पॉलिटिकल यानी कि आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था पे भी कब्जा कर लिया और भारत गुलाम हो गया। तो आपको ये बताना है कि कंपनी चित्रशैली यानी कि जो कंपनी के द्वारा जो पेंटिंग्स यहाँ पे डेवलप किए गए, जिसको हम कहते हैं कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट, ये कहाँ कहाँ पे किए गए हैं? देखो, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सबसे पहले इसका डेवलपमेंट किया गया। और ये पेंटिंग्स दिखने में कुछ इस तरीके से होती थी, जिसमें ये हॉर्स यानी घोड़े पे एक ब्रिटिश अधिकारी यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर बैठा हुआ होता था, जो कि गाँव गाँव में जाया करता था। और आप इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये कैसे बना हुआ है? ये कागज पे जल रंगों का प्रयोग करके बनाया गया है। तो ये पेंटिंग देख के आपको पता चल सकता है, क्योंकि ये जो घोड़े पे बैठा हुआ है ये ब्रिटिश ऑफिसर है, जब अंग्रेजों के टाइम पे अलग अलग गाँवों में घूमा करते थे। तो इसी पेंटिंग को बनाया गया है और इस पेंटिंग में ट्रेड एक्टिविटीज़ को दिखाया गया है। और अब आपको ये बताना है कि जो अलग अलग सेंटर हुआ करते थे वो कहाँ पे थे। तो 4 सेंटर का नाम बताना है। पहला है बनारस, जिसको आज हम वाराणसी भी कहते हैं, दिल्ली, लखनऊ और पटना। तो ये चारों नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि कंपनी चित्रशैली यानी कि कंपनी स्कूल ऑफ आर्ट के मेन सेंटर्स हुआ करते थे। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। पेंटिंग्स दिखने में कुछ इस तरीके से हुआ करती थी। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उसके अंदर उन पेंटिंग्स को भी दिखाऊंगा, जिससे कि आप इनकी इमेज को अपने मन में याद कर लो और एग्जाम में इजिली लिख पाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? तंजौर की चित्रकला दूसरी शैली से किस तरीके से अलग है? यानी कि आपको इसमें बताना है कि जो तंजौर की चित्रकला है, यानी कि हाउ डज पेंटिंग ऑफ तंजौर सो इट्स डिफरेंस फ्रॉम अदर स्टाइल, यानी कि तंजौर की जो पेंटिंग्स है अदर पेंटिंग से कैसे अलग है, आपको इसमें ये बताना है। देखो, तंजावुर चित्रकला एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है। तो तंजौर की जो चित्रकला है, तंजावुर को तंजौर के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु के ईस्ट पार्ट में है, यानी कि पूर्व में है। ये एक छोटा सा जगह है जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जो कि भारत के दक्षिण भाग में आता है, यानी कि साउथ में आता है। तो तंजावुर यानी कि तंजौर से हमें बहुत पुराने टाइम से यानी कि शास्त्रीय टाइम से हमें एक पेंटिंग मिली है और दिखने में कुछ ये पेंटिंग इस तरीके से होती है, जो आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। तो इस पेंटिंग के अंदर ऐसा क्या है जो इसको और पेंटिंग से अलग करते हैं, यानी कि डिफरेंस बताना आप सभी। देखिए, सबसे पहले हम इस पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। इस पेंटिंग को 1600 के अंदर बनाया गया था और तंजावुर चित्रकला यानी कि जो तंजावुर के जो पेंटिंग्स है उसके अंदर जो हिंदू मंदिर है उनके भगवानों को इसमें दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्ण जी एंड राधे जी इस इमेज में दिखाए गए हैं। तो इसलिए इसके अंदर हिंदू देवताओं की इमेजेस वगैरह बनाई गई है, इसलिए ये जितने भी पेंटिंग्स है उनसे अलग हैं। तंजौर की जो पेंटिंग्स है ये दूसरी शैली का मतलब क्या होता है? मेथड, यानी कि बनाने के लिए जो हम तरीकों को यूज करते हैं। तो अलग अलग जो तरीके यूज करते हैं उन तरीकों में तंजावुर यानी कि तंजौर की जो पेंटिंग है इसलिए अलग है क्योंकि इसके अंदर एक गोल शरीर होता है। शरीर काफ़ी गोल बनाया जाता है। इस पेंटिंग में तो काफ़ी छोटा दिख रहा है, बट जो भी आंखें बनाई जाती है वो अंडे की आकार की तरह होती है, यानी कि एग की तरह उसका शेप होता है और पर्दे और मेहराब से घिरी होती है। और ये पेंटिंग्स ऐसी होती है जो अंधेरे कमरे में भी रोशनी कर दे, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। तो तंजौर की जो पेंटिंग है ये और पेंटिंग से अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स एम्बेलिशमेंट ओवर द बेसिक ड्राइंग विद प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन एज वेल एज द रिलीफ वर्क। इसमें ऐसे प्रीशियस स्टोन का यूज किया गया है जो अपने आप में इसको अलग करती है। तो ये जो आर्ट है ये हमें तंजौर से मिला है, जो कि तमिलनाडु में 1600 में पाया गया है। और जितने भी हमें पेंटर्स मिले हैं वो 1600 से लेकर 1900 तक हमें तमिलनाडु के तंजौर में ही मिले हैं, जिन्होंने इस तरीके से पेंटिंग्स बनाया है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो हिंदी मीडियम में हो या आपके इंग्लिश मीडियम में हो, मैं दोनों ही स्टूडेंट्स को ध्यान रखते हुए मैं नोट्स यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रीड करते रहना आप भी। बाकी मैं आपको आसानी से समझाता चला जा रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के आभूषणों का वर्णन कीजिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता भारत की फर्स्ट सिविलाइजेशन है जिसमें आपसे एक हक है कि राइट अबाउट द ज्वेलरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विद एग्जांपल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग आभूषणों यानी कि ज्वेलरी का यूज़ किया करते थे, आपको इसमें यही बताना है। देखो, हड़प्पा सभ्यता के अंदर यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक जगह का नाम है। हड़प्पा आज पाकिस्तान में आता है। पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब भारत के ही भाग थे, इसलिए हड़प्पा भी भारत में ही था। इसलिए भारत की जो पहली सभ्यता है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर लोगों का खान पान, रहन सहन, बोल चाल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इनका सिस्टम कैसा हुआ करता था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर। और जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 1600 BC से लेकर 1900 BC तक, यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक। इसमें ईस्वी पूर्व इसलिए लगता है क्योंकि पहले जो काउंटिंग चल रही है ईसा मसीह के जन्म से पहले, वो काउंटिंग क्या हो रही है? उल्टी चल रही है, यानी कि 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97। इसलिए 1600 से लेकर 1900
के टाइम पीरियड तक हड़प्पा सभ्यता रही, और उस टाइम पे जो लोगों ने ज्वेलरी पहनी, यूज़ किया, उसके बारे में बताना है। देखो हड़प्पा सभ्यता काफ़ी डेवलप हो गया था अपनी सिटीज़ जैसे मोहनजोदाड़ो वगैरह एंड कालीबंगन हो गया, धोलावीरा हो गया, और अपनी ज्वेलरी को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें तो कीमती धातुओं यानी कि ऐसे काफ़ी सारे मेटल्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे हड्डियों और पके हुए मट्टियों का यूज कर ये काफ़ी ज्वेलरी बनाया करते थे जो गले में पहना करते थे। और ये इस इमेज के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो मनकों का भी यूज़ किया करते थे। मनके मोती के टाइप में होता है जो यहाँ पे देख सकते हो, इसी को मनके कहा जाता था। ये इस तरीके से ये गले में पहना करते थे। अब जब कोई मर जाया करता था तो उनके साथ भी ये ज्वेलरी को दफनाया करते थे। हार, जूड़ा बांधने का फीता, अंगूठी हो गया, झुमके हो गए, पायल हो गए, ऐसे कुछ ज्वेलरी मिली हमें जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज किया करते थे। तो इस तरीके से ज्वेलरी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिली हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जैसे कि नेकलेस हो गया, ईयर रिंग्स हो गया, एंड बेल्ट्स वगैरह हो गया, बैंगल्स हो गया, चूड़ियाँ वगैरह हो गई, ये सभी हमें मिली है। गले में पहनने वाले नेकलेस तो काफ़ी फेमस रहे हैं। तो इस तरीके से हमें काफ़ी एक्सीलेंट एग्जांपल मिलता है इसका क्राफ्ट्समैनशिप का एंड डिजाइनिंग का। और वो 30 राउंड बीड्स यानी कि एक मोतियों का एक गले में पहनने वाला हार बनाया करते थे जिसको हम मनके कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है वहाँ से, जो कि आपको इसके आंसर में बताना है, जो आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। ये है 4th क्वेश्चन। हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन क्या है? भारत की 8वीं शताब्दी के मंदिरों की कला पर एक भूमिका लिखे, यानी कि गिव अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द टेम्पल आर्ट ऑफ 8th सेंचुरी इन इंडिया। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि 8th सेंचुरी के दौरान भारत के अंदर जो भी मंदिरें बनाया करते थे, उन मंदिरों को बनाने के लिए कौन से तरीकों का यूज किया जाता था। उन तरीकों को ही पेंटिंग के अंदर उसको कला कहा जाता है, डेट मीन्स आर्ट कहा जाता है। साउथ के काफ़ी टेम्पल्स फेमस हुए हैं, बट इसके बाद भी जो मंदिर मिले हमें, चलिए उसके बारे में समझते हैं। देखो मसरूर में मसरूर मंदिर, इसको रॉक कट टेम्पल भी यानी कि रॉक कट मंदिर भी कहा जाता है, भारत के हिमाचल प्रदेश में पाया गया है, ब्यास नदी के पास। आसपास इसके कांगड़ा घाटी भी है। इसको रॉक कट हिंदू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि 8th सेंचुरी के अंदर हमें मिला है। ये मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि इसकी मूर्ति कला कैलाश मंदिर की तरह मिलती जुलती है, और इसके दीवारों पे भी कैलाश मंदिर की तरह यहाँ पे जो शिव जी की मूर्तियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पे बनाया गया है। और इसको देखने में ऐसा लगता है कि देवता राक्षस को नष्ट करने में लगे हुए हैं, और इसलिए ये मंदिर काफ़ी फेमस हुआ। बाकी इस तरीके से मंदिर बनाने का जो मेथड है, जो आर्ट है, इसका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण यानी कि साउथ में बीजापुर तक ये काफ़ी फैला। पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक इसका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ। तो आप इसकी इमेज में देखोगे कि ये ट्राइंगल शेप का है। आप देखिए यूं है, यहाँ से बिल्कुल चोंच निकली हुई है, फिर यूं है। तो इस तरीके से ये ट्राइंगल यानी त्रिकोणी आधार की भूमि है, और नीचे से ऊपर घटता हुआ है। ये देखिए नीचे से चौड़ा है, ये नीचे जा रहा है, घटता 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 एक जगह पे चोटी निकल जाती है इसकी, इस तरीके से घटा हुआ है ये। तो इसका एक मेन ये फीचर है। और आज ये जो मंदिर है ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा की जो कैपिटल, उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे लिंगराज मंदिर जो है वो इसका जीता जाता है एक एग्जाम्पल है। तो इंग्लिश में भी आप यहाँ पे देख सकते हो मसरूर टेम्पल, जो कि रॉक कट टेम्पल्स मसरूर में है, काफ़ी फेमस है ये। 8th सेंचुरी में हमें ये मिला है, जो कि कांगड़ा वैली के पास है, ब्यास रिवर के पास, हिमाचल प्रदेश में। और इस टेम्पल में जो स्कल्पचर हमें मिली है वो कैलाश टेम्पल को डेडिकेटेड रूप में बनाया गया है, और यहाँ पे शिव जी की पूजा की जाती है। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा मंदिर की मूर्ति महिषासुरमर्दिनी और सौंदर्यात्मक, इसका महत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज द एस्थेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द महिषासुरमर्दिनी इन एलोरा टेम्पल स्कल्पचर, यानी कि आपको इसमें एलोरा टेम्पल के बारे में बताना है। देखो महिषासुरमर्दिनी अपनी विशिष्ट और अपनी बनावटी को लेकर दुनिया भर के अंदर फेमस है। क्यों है, चलिए अब हम समझते हैं। देखो इस इमेज में जो आपको स्कल्पचर यानी ये जो मूर्ति दिख रही है, इसी मूर्ति को महिषासुरमर्दिनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुरमर्दिनी अपने आप में काफी फेमस है क्योंकि इसको जिस तरह के सुंदर ढंग से बनाया गया है, आप देखिए पत्थरों किस तरह से काट काट के बनाया गया है। अपने आप में उस टाइम पे ये बनाना, जिस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, इस वजह से दुनिया भर में ये काफी फेमस हुई। दुनिया को बुराई से मुक्त करने और अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए ये मूर्ति ये दुनिया भर को बताती है, यानी कि मैसेज देती है। और महिषासुरमर्दिनी प्रतिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये जो इमेज है ये कहाँ पे है? ये एलोरा टेम्पल, यानी कि ये एलोरा मंदिर में है। एलोरा मंदिर कहाँ है? देखो एलोरा एक गुफा का नाम है जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो एलोरा जो केव्स है, इसी केव्स में इस मंदिर को बनाया गया है, जिसको एलोरा मंदिर या एलोरा गुफा के नाम से जानते हैं, जो कि उस टाइम पे सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू टेम्पल है। रॉक कट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पत्थर को काट के बनाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे पत्थरों की तरह से कट कट कर कर बनाया गया है, और उसको पत्थर में मूर्ति की शेप दी गई है। और इस मूर्ति को इसलिए बनाया गया था जो दुनिया भर को ये बता सके कि बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है, इविल एंड टू वर्शिप अदर गॉड्स, और हम अन्य देवताओं की पूजा कर सके। तो इस तरीके से मूर्ति बनाई गई। अब आ जाते हैं अपने हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प नटराज की तकनीक सामग्री
तथा विषय वस्तु का वर्णन करें। आपको बताना है इसमें कि जो नटराज की ये जो मूर्ति है बनाई गई, इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, यानी कि डिस्क्राइब द टेक्निक, नेचुरल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेमस स्कल्पचर नटराज। देखो नटराज की ये जो मूर्ति है ये भारत के इतिहास के मध्यकालीन युग की है, यानी कि मिडिएवल टाइम पे, क्योंकि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन काल, मिडिएवल यानी कि मध्यकाल, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक काल। तो इन तीनों में जो सबसे बीच का टाइम है वो है हमारे पास मिडिएवल यानी कि मध्यकाल। तो मध्यकालीन युग के अंदर ही इस मूर्ति को बनवाया गया था। कब? 12वीं सेंचुरी यानी कि 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है? 1100 से लेकर 1200 के बीच में बनाया गया था। इसको किसके द्वारा बनाया गया था? चोल राजवंश के द्वारा। कहाँ बनाया गया था? भारत के दक्षिण भाग में, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो हमारा पार्ट है इसको ही हम दक्षिण भाग कहते हैं। चोल राजवंश, जैसे कि मेरा नाम मनीष वर्मा है, यानी कि वर्मा वंश का हूं मैं, वैसे ही उस टाइम पे राजवंश हुआ करते थे और उसी राजाओं को चोल राजा के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे जिन राजाओं का शासन चल रहा था उन राजाओं का सरनेम चोल हुआ करता था, इसलिए चोल राजवंश यानी कि चोल डायनेस्टी के द्वारा साउथ इंडिया के अंदर इस नटराज की मूर्ति बनाई गई थी। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हो, चोल डायनेस्टी ने 12वीं सेंचुरी में साउथ इंडिया में, जो कि मिडिएवल एरा के अंदर बनाया गया था, किसके द्वारा? चोल डायनेस्टी के द्वारा। हम इस मूर्ति की बात करते हैं। अगर आप इस मूर्ति को देखते हो तो इसके दाएं हाथ में, यानी कि आप देखो यहाँ पे अपर राइट हैंड में क्या है? एक ढोल है, यानी कि एक ड्रम है, इसको ही ड्रम कहते हैं। अपर राइट हैंड, इस हैंड में क्या पकड़ाया गया है? एक ड्रम, यानी कि एक डमरू टाइप में पकड़ाया गया है। डमरू की महान जो ध्वनि, जो डमरू बजाने से जो आवाज निकलती है, ये आवाज दुनिया की रचना करती है, ये बताया गया है, यानी कि इससे दुनिया बनती है। इसके बाद जो अपर लेफ्ट हैंड है, यानी कि जो बायां हाथ है, उस हाथ के अंदर अग्नि यानी फायर को दिखाया गया है। और अग्नि किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्ट्रक्शन का, जिससे दुनिया को तबाह किया जा सकता है। तो इस तरीके से नटराज की मूर्ति में दोनों हाथों का मतलब ये है। इसके बाद जब हम इसके नेचर की बात करते हैं तो शिव नटराज एक शानदार आविष्कार है। शिव जी जिस तरीके से ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में, गार्जियन के रूप में, यानी संरक्षण के रूप में, और ब्रह्मांड को खत्म करने वाले भी शिव जी के रूप में नटराज की मूर्ति में दिखाया गया है। और ये रूप शिव जी का ही एक रूप है जो कि उनकी भूमिका निभाता है। और इसके पीछे ये जो चक्र आपको दिख रहा है, ये सर्कल टाइप में, ये हमें ये दिखाता है कि समय के कभी ना खत्म होने वाला चक्र, यानी कि समय जो है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा। इस तरीके से शिव जी की जो नटराज की जो स्कल्पचर है, काफी ब्रिलियंट इन्वेंशन है उस टाइम पे, जिसके अंदर शिव जी के तीनों पावर्स को कंबाइन किया गया है, यानी कि शिव जी के क्रिएटर का, प्रजर्वर का और डिस्ट्रॉयर का, यानी कि शिव जी ही दुनिया को बनाने वाले हैं, गार्जियन भी हैं और खत्म करने वाले भी। तीनों रूप को इसमें दिखाया गया है, क्योंकि इसमें यह बताया गया डमरू बने दुनिया बनी है और आग से दुनिया को विनाश किया जा सकता है। और जो चक्र है ये बताता है हमें कि टाइम चलता जाता है, टाइम कभी खत्म नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, यानी कि कॉन्वेज द इंडियन कॉन्सेप्शंस ऑफ द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, जो कि इस सर्कल में हम देख सकते हैं। तो ये जो नटराज की मूर्ति है ये अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो भी ग्रंथ है उनको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। क्लियर है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमारा ये था 7th क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं अपने 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है? मौर्य काल की कला के विकास तथा प्रकृति का मूल्यांकन करें, यानी कि एवल्यूट द डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ मौर्यन आर्ट। मौर्य काल की कला के विकास और प्रकृति के बारे में पहले हम जानते हैं। देखो मौर्य काल की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक के टाइम तक अलग अलग राजाओं ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अनेक कलाओं का विकास किया गया। हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद मौर्य काल यानी कि मौर्य एम्पायर में ही हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें खंबे बनाए गए, मूर्तियाँ, रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि पत्थरों को काटकर, रॉक को काटकर आर्किटेक्चर या स्तूप वगैरह, विहार का मतलब जहाँ पे बुद्धिज्म के फ्लोवर्स यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो एक जगह पे बैठा करते थे, उसी को विहार कहा जाता था। चैत्य प्रभु हो गए, इन सब के लिए भवन बनाए गए थे। तो इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया था वो मौर्य एम्पायर यानी कि मौर्य काल की विशेष कला है। एक बहुत फेमस उनकी आर्ट है जिसकी वजह से दुनिया भर के अंदर ये आज काफ़ी फेमस है। आप इसके नेचर को देख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये स्तूप बनाया गया है। ये रॉककट एक टेम्पल की यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि पत्थरों से काट कर ही यहाँ पे मूर्तियाँ हमें दिख रही है। 4वीं से 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान राज्य में कई कला रूपों का निर्माण किया गया था और इस काल की कला और स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता ये थी कि लकड़ी से पत्थर में परिवर्तन, यानी कि जो भी चीज़ों को पहले बनाया जाता था, पहले लकड़ी यानी कि वुड से बनाया जाता था, देन उसको पत्थरों को काट काट के बनाया जाता था। और मौर्य काल के दौरान काफ़ी केव्स बनाए गए हैं, स्तंभ बनाए गए हैं और स्तूप बनाए गए हैं, जो कि मौर्य कला और वास्तुकला के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से आर्ट एंड आर्किटेक्चर का काफी डेवलपमेंट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोका के टाइम तक। और इस टाइम पे जो पिलर्स, स्कल्पचर्स, रॉक कट आर्किटेक्चर, बिल्डिंग्स लाइक स्तूप बने हैं, विहार्स बने हैं, चैत्य प्रभु के लिए जगह बनाए गए हैं, ये सब के सब अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। एंड मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो मेन फीचर है वो यही है
कि इस टाइम पे काफ़ी ट्रांजिशन किए गए थे वुड टू स्टोन, यानी कि पहले वुड में बनाया जाता था, लकड़ी से बनाया जाता था, फिर इसको पत्थर में बनाया जाता था, जिसका एग्जाम्पल केव्स, पिलर्स और स्तूप ये हमें मिलते हैं मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बने हुए। तो ये था हमारा 8 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इमेज को समझना है तो कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ जाना है, बनाकर एग्जाम में लिख कर आ जाना है। चलिए अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुंबद की निर्माण शैली पर कम से कम 30 शब्द लिखिए, यानी कि राइट एटलीस्ट 30 वर्ड्स ऑन द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल गुंबद। इसको गोल गुंबद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है जिसको डोम कहा जाता है ये गोल है, इसलिए इसका निर्माण कैसे हुआ है हमें इस क्वेश्चन के आंसर में यही बताना है। देखो, इसको बनाने में मोहम्मद आदिल शाह यानी कि मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबद को बनाया गया था। कब? 1656 में, यानी कि 1656 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा गुंबद है और दुनिया भर के अंदर चौथे नंबर पे आता है। और ये कहाँ पर है? ये विजयपुरा में है। गोल गुंबद में इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का यूज किया गया है, यानी कि गोल गुंबद को बनाने के लिए जिस मेथड का यूज किया गया है उसको डेक्कन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के नाम से जाना जाता है। इंडो इस्लामिक इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर इंडिया और इस्लाम यानी कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं जहाँ पे जिस तरीके से मस्जिद वगैरह बनाए जाते हैं उसका काफ़ी इस पर इफेक्ट दिखता है। बनाने का तरीका कुछ वैसा ही है। विशाल संरचना जो है, जो आपको दिख रहा है ये गहरे भूरे रंग के बेसाल्ट के द्वारा बनाया गया है, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो डार्क ग्रे कलर का है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी जो हाइट है वो 51 मीटर की है। और जो इसका ये जो डोम है, ये जो व्यास है, जो इसका गुम्बद के ऊपर जो गोल दिख रहा है, ये इसका जो व्यास है वो 44 मीटर है। अब तक जितने भी डोम बने हैं, जितने भी गुम्बद बने हैं, उन सब में सबसे बड़ा गुम्बद है ये, भारत का 4th लार्जेस्ट डोम है ये दुनिया भर का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जो कि मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था 1656 के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितने भी मैं यहाँ पे इमेजेस के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, उनको आपको सही से समझना है। अब हम बात करते हैं अपने 10th क्वेश्चन की। सूचीबद्ध मुगल लघु चित्रों के नाम बताते हुए चित्रकारों के बारे में बताइए, यानी कि स्टेट द नेम्स ऑफ द एनलिस्टेड मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स अलोंग विद द नेम ऑफ द पेंटर्स, यानी कि किन पेंटर्स ने कौन कौन से पेंटिंग्स बनाई है, किस टाइम पे बनाया है, आपको ये बताना है। मुगल डायनेस्टी यानी कि मुगलों के राजाओं में सबसे पहला जो शासन हुआ वो किसका हुआ? बाबर का। बाबर के बाद आया हुमायूं, हुमायूं के बाद आया अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इस तरीके से ये पूरे डायनेस्टी चले। और औरंगजेब के बाद जितने भी यहाँ पे राजा बने वो इतने कमजोर थे जिसकी वजह से मुगल काल नहीं चल पाया। लेकिन अकबर के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग्स का बहुत ज्यादा ही इन्वेंशन हुआ, बहुत ज्यादा पेंटिंग का डेवलपमेंट किया गया अलग अलग आर्टिस्टों के द्वारा। तो उनके नाम आपको बताना है। तो पेंटिंग के नाम इस तरफ लिखे गए हैं और उन कलाकारों के नाम इस तरफ लिखे गए हैं, यानी कि इस तरफ। तो पेंटिंग और आर्टिस्ट के नाम देखते हैं। सबसे पहले तैमूर के घराने के राजकुमार का एक पेंटिंग बनाया गया था, किसके द्वारा? अब्द उस समद के द्वारा। इसके बाद बनाया गया था ग्वालियर के किले का निरीक्षण करता हुआ बाबर का पेंटिंग भूरे बाबरनामा के द्वारा बनाया गया था। फिर वसवान के द्वारा मैडोना एंड चाइल्ड का पेंटिंग बनाया गया था। एक राजकुमार और एक सन्यासी का पेंटिंग बनाया गया था आमिर शाही के द्वारा। और जहांगीर दरबार के द्वारा बनाया गया था जहांगीरनामा अबुल हसन और मनोहर के द्वारा। ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं और कौन कौन से ईयर्स में बनाए गए वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये पांचों नाम याद होना चाहिए। मुगल काल में जो भी पेंटिंग्स बने हैं उनमें यही 5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उनके पेंटिंग के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 11th क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। आपको 2 पॉइंट्स दिया गया है, ए और बी। दोनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए हम पहले समझते हैं अपना ए पॉइंट, यानी कि का पॉइंट, जिसका नाम है चैत्य। आपको चैत्य के बारे में बताना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक चैत्य या चैत्य होल या चैत्य ग्रह, जो कि एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब होता है मंदिर या एक ऐसा होल जहाँ पे लोग प्रेयर कर सके। तो इसको प्रेयर होल के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम चैत्य कहते हैं। ये जो टर्म है चैत्य, इसको बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसको बौद्ध धर्म में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इस तरीके से एक विशाल भवन, यानी कि आप मंदिर टाइप में कह सकते हो, एक टेम्पल के रूप में बनाया जाता था। इसके एंट्रेंस के ठीक सामने एक गुंबद, एक डोम टाइप में हुआ करता था, जिसको हम स्तूप कहते हैं। यानी कि एक स्तूप बनाया जाता था और एक स्तूप के साथ साथ एक गोल ऐप और एक गोल प्रोफाइल के साथ साथ ऊंची इस तरीके छत हुआ करती थी। तो जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हुआ करते थे वो यहाँ पे बैठकर उपासना किया करते थे, यानी कि प्रेयर्स वगैरह किया करते थे। इसलिए चैत्य को काफ़ी इंपॉर्टेंस हुआ करता था। तो चैत्य का मतलब आपको यहाँ पे बताना है, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हुआ करते थे
वही चैत्य, जैसे कि आज के मंदिर हैं, आप इसको प्रेयर हॉल्स कह सकते हो, जहाँ पे लोग बैठकर प्रेयर यानी कि उपासना किया करते। क्लियर है, ये हो गया हमारा चैत्य। इसके बाद आता है बी पॉइंट यानी कि विहार। अब हम समझते हैं विहार। देखो ये विहार आज का वो बिहार नहीं है। देखो इस विहार का मतलब क्या है, हम पहले ये समझते हैं। देखो विहार का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बुद्धिज्म से ही जुड़ा हुआ है। बौद्ध मठ हुआ करते थे जिनको हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहा जाता था। बौद्ध मठ का मतलब क्या है, बौद्ध मठ एक खुला प्रांगण हुआ करता था। आप इस तरीके देख सकते हो, यहाँ पे एक मंदिर टाइप में नहीं है बट ये खुला प्रांगण है, एक हॉल कह सकते हो आप इसको। और इसको चारों तरफ से घेर दिया गया था, ऊपर छत बना दी गई थी। और इसको इसलिए बनाया गया था कि जो भी बौद्ध भिक्षु होंगे, भिक्षु मतलब जो भी बुद्धिज्म के फॉलोवर्स होंगे या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होंगे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो बीच में अगर बारिश वगैरह आ जाए तो रेनी सीजन के अंदर उनके ठहरने के लिए ये बनाया जाता था, जिसको विहार कहा जाता था। क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि एक प्लेस से कोई दूसरे प्लेस में जा रहा है तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे लोग जब घुमक्कड़ होंगे तो उस टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आया करती थी। आके रोकेंगे कहाँ पे, पूरी रात कहाँ गुजारेंगे, है ना, जानवरों को, एनिमल्स का और खतरा हुआ करता था। इसीलिए इस तरीके से विहार बना दिए जाते थे। तो विहार का सिंपल मतलब है एक ऐसा हॉल जो रेनी सीजन के दौरान, और जो बुद्धिस्ट के फ्लावर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, वो एक जगह पे रुक सके, थोड़ा रेस्ट कर सके, इसी को विहार कहा जाता था। क्लियर है, तो चैत्य और विहार दोनों ही बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि बौद्ध धर्म से दोनों का ही संबंध है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित चित्र का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द पेंटिंग ऑन द स्टोरी ऑफ ढोला मारू। देखो ढोला मारू एक लव स्टोरी के रूप में बताया गया है। हम पहले इसको समझते हैं। देखो ढोला मारू राजस्थान में रोमियो जूलियट गाथा की ही तरह एक रोमांटिक कहानी है। रोमियो जूलियट की कहानी क्या थी ये समझने के लिए हमें ढोला मारू की कहानी समझनी होगी, हमें ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए आपको मैं ये पूरी स्टोरी समझाता हूँ। देखो जैसे दिल्ली है, दिल्ली का भी एक राजा हुआ करता था, बिहार का अपना ही राजा हुआ करता था, महाराष्ट्र का, यूपी का, सबके राजा हुआ करते थे। सेम इस तरीके से राजस्थान के अंदर एक जगह है जिसका नाम है नरवर। इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम के नोट्स में देखते चले ताकि कोई दिक्कत ना आए आप सभी को। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नरवर। तो नरवर का एक प्रिंस था जिसका नाम था ढोला। और नरवर की ही तरह एक और जगह था, एक प्लेस था जिसका नाम था पुगल। क्या नाम था, पुगल। और पुगल की जो प्रिंसेस थी उसका नाम था मारू। और ये दोनों आपस में बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, लव करते थे। तो पुराने कागज पर हाथ से एक पेंटिंग बनाई गई थी जो इस तरीके की हुआ करती थी। आप इस पेंटिंग को यहाँ पे देख सकते हो, इसमें यहाँ पे ढोला दिखाया गया है और यहाँ पे मारू। ये दोनों अपने प्रेम को दिखा रहे हैं। पेंटिंग में ऊंट की सवारी को दर्शाया गया है और ढोला अपने प्यार का यहाँ पे इजहार कर रहा है। आज रोमांटिक स्टोरी जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं अपने आप से। सिंगल लोग भी इसको समझ सकते हैं बट मिंगल लोग आसानी से समझ लेंगे जब अपने प्यार का इजहार करते हैं। एंड ढोला मारू की प्रेम कहानी राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि इस पेंटिंग को उस टाइम पे बनाया गया जो कि एक लव स्टोरी को दिखाता है, काफ़ी अपने आप में रोमांटिक है, इसलिए दुनिया भर के अंदर ये काफ़ी फेमस हुआ। और कैमल राइड के रूप में दिखाया जाना इसने दुनिया भर में इसको फेमस कर दिया, काफ़ी पॉपुलर कर दिया। क्लियर है। एंड इसके बाद आपको ये बताना है कि इसमें जो बैठे हुए हैं, एक लाल कटन है उसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, पीले रंग की छतरी के नीचे बिठाकर दिखाया गया है इनको। और जो ढोला है यानी कि जो राजकुमार है उसके हाथ में एक तलवार है और कुछ हथियार है। और राजा का जो पहनावा है वो एक राजस्थानी कल्चर के रूप में दिखाया गया है। और जो मारू है उसका भी पहनावा कुछ राजस्थानी टाइप में है और उसने ज्वेलरी पहनी हुई है जो राजस्थान का कल्चर है। और इसमें नीचे घास दिखाई गई है टोटली ग्रीन कलर का और आसपास इसके फूल पत्ती यानी कि ट्रीज वगैरह दिखाए गए हैं, फ्लावर्स वगैरह दिखाया गया है। मारू जो है वो आगे चलकर पालतू ऊंट को दुलारते हुए दिखाई गई है और हरे रंग के बैकग्राउंड पे काफी अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से ये पूरी पेंटिंग है और लव स्टोरी ऑफ ढोला मारू दुनिया भर के अंदर फेमस हुई जो कि राजस्थान की है। क्लियर है हमारा ये क्वेश्चन। बस पेंटिंग का आपको ध्यान रखना है, ढोला मारू की कहानी आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिव्या सोमा मासे ने अपनी कला में एक लोक कला को प्रयुक्त कैसे किया। यानी कि जिव्या सोमा मासे के द्वारा जो आर्ट दिए गए हैं ये कैसा आर्ट था और इसने किस तरीके से लोगों को काफी अफेक्टेड यानी कि प्रभावित किया। हाउ डिड जिव्या सोमा मासे अप्लाई ट्राइबल आर्ट फ्रॉम इन हिज पेंटिंग। यानी कि इन्होंने ट्राइबल आर्ट को प्रमोट किया है अपनी पेंटिंग के अंदर, ट्राइबल आदिवासी लोग, जनजातीय लोग। तो किस तरीके से इन्होंने बनाया है चलिए हम देखते हैं। देखो जिव्या सोमा मासे भारत में महाराष्ट्र स्टेट के रहने वाले एक कलाकार थे। तो ट्राइबल लाइफ को इन्होंने पेंटिंग में दिखाया है। तो वारली का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे ट्राइबल्स लोग जो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इन्हीं को वारली कहा जाता है। तो वारली कम्युनिटी के लोगों को इन्होंने अपनी पेंटिंग में दिखाया है। आगे चल के जिव्या सोमा मासे यहाँ पे कहते हैं, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर आर ह्यूमन बींग्स, वर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड सो ऑन, एवरीथिंग मूव्स डे एंड नाइट। यानी कि मनुष्य,
पक्षी, जानवर, कीड़े आदि सब कुछ चलता है दिन और रात की, और इन सब चीज को इन्होंने इसके ऊपर दिखाया है, यानी कि एक जंगल के रूप में। और इन सब चीजों से काफी लगाव होता है जनजाति यानी कि आदिवासी लोगों का। महाराष्ट्र और गुजरात के पहाड़ी एरिया में ये वारली जनजाति यानी कि जो वारली कम्युनिटी के लोग हैं, जो ट्राइबल्स के लोग हैं, ये रहा करते थे। इनका अपना ही कल्चर हुआ करता था। जो ट्राइबल्स लोग होते हैं ये नेचर से काफी जुड़े हुए होते हैं, और उस टाइम पे ऐसी पेंटिंग्स बनाकर दुनिया भर के अंदर ये काफी फेमस हुए। दुनिया भर के लोगों का इस कम्युनिटी पे काफी ध्यान गया, और इस तरीके से मासे को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली, और कई इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम्स होते तो उन प्रोग्राम्स में ये पार्टिसिपेट भी करने जाते। तो इस तरीके से काफी फेमस हुए। साथ ही साथ जो ट्राइबल्स लोग हैं उनके लाइफ्स को भी इन्होंने दिखाया अपनी पेंटिंग ग्रुप में, तो दुनिया भर के अंदर इनको और प्रसिद्धि यानी कि पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मूर्ति कला में राम किंकर आधुनिक मूर्ति कला की शैली कैसे ले आए, यानी कि हाउ डिड राम किंकर इंट्रोड्यूस मॉडर्न स्कल्पचर इन हिज वर्क। यानी कि ये राम किंकर जी हैं, इन्होंने अपनी पेंटिंग में ऐसा क्या किया जो कि वो पेंटिंग मॉडर्न दिखने लग गया, यानी कि मॉडर्न टाइप। ऐसा नहीं था कि बहुत पुराने काल का हो, प्राचीन टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम का, ऐसा नहीं, मॉडर्न टाइम का जो देखने में लगता हो ये आज ही या कुछ सालों पहले ही बना। तो इन्होंने ऐसा क्या किया अपनी पेंटिंग में, चलिए हम समझते हैं। देखो, राम किंकर जी के द्वारा सीमेंट और लेटराइट मोर्टार का उपयोग किया गया था, जो कि अपने आप में इंडिविजुअली और देखने में कोई भी पेंटिंग रियल लगती है, ऐसा पेंटिंग ये बनाया करते थे। इसी वजह से ये मॉडर्न इंडिया स्कल्पचर के रूप में जाने गए और काफी फेमस भी हुए। उस टाइम पे जो मूर्तियां बना करती थी वो प्लास्टर से बनाया जाता था, जो कि काफी एक्सपेंसिव हुआ करता था। तो इसका इन्होंने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जिसका नाम था कंक्रीट, और जो कंक्रीट का जो इन्वेंशन है वो राम किंकर जी के द्वारा ही किया गया है। तो इस तरीके से अब जो मूर्तियां हैं वो प्लास्टर की जगह कंक्रीट से बनाया जाने लग गया। तो मॉडर्न इंडिया में इन्होंने काफी मूर्तियां भी बनाई, जैसे कि सुजाता, संथाल परिवार, मिल की पुकार और हार्वेस्टर। ऐसी कुछ इनकी लोकप्रिय मूर्तियां हैं जो काफी पॉपुलर हुई है, जो कि आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो, सुजाता, संथाल फैमिली, कॉल ऑफ द मिल एंड हार्वेस्टर। तो काफी फेमस हुए। इन्होंने प्लास्टर की जगह पे कंक्रीट इंट्रोड्यूस किया, और कंक्रीट से अब मूर्तियां बनाई जाने लगी, जो कि आज तक बनाया जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला पर एक लेख लिखिए। मधुबनी चित्रकला क्या है आपको इसमें ये बताना है। राइट एन एस्से ऑन मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा पेंटिंग बनाएगा जो दुनिया भर के अंदर फेमस हुआ, इसलिए इसको मधुबनी चित्रकला यानी मधुबनी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है, यानी कि ये आज नहीं, बहुत प्राचीन टाइम पे यानी बहुत पुराने टाइम पे बनाया गया है। इसलिए ये इसका संबंध या इस पेंटिंग का रिलेशन बहुत पुराने टाइम से है, जो कि बिहार के मधुबनी जिले में इस पेंटिंग को बनाया गया, वहीं से यह निकल कर आया, जिसे चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता था। यानी कि राइस का पेस्ट और नेचुरल कलर्स का इसमें यूज किया जाता था बनाने के लिए, जैसे गेंदा, गुलाब, इन सब के फूलों को भी इसमें यूज किया जाता था। फ्लावर्स लाइक मैरीगोल्ड, रोज, इन सब का इसमें यूज किया जाता था। आप इस पेंटिंग को यहाँ पे देख सकते हो, यही वो पेंटिंग है। क्लियर है यहाँ पे? इस पेंटिंग के अंदर मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी आदि भी दिखाए गए हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के साथ एनिमल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, वर्ड्स भी हैं, एक्सेट्रा। काफी सारी चीजें इसमें दिखाया गया है, आप इसमें देख सकते हो इस पेंटिंग के अंदर। इसके बाद मधुबनी कला, जिसे मिथिला कला के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस मधुबनी कला ना बोलकर अगर मिथिला कला बोल दिया जाए आपसे, तो आपको ध्यान रखना है बोथ आर सेम, यानी मधुबनी आर्ट या मिथिला आर्ट। क्लियर है यहाँ पे? और ये एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है, यानी कि ये पारंपरिक भारतीय कला है, यानी कि प्राचीन टाइम यानी एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है ये, और ये हमारा पारंपरिक है, जो कि बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है। इसमें रंग करने के लिए उस टाइम पे जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उनके कलर का इसमें यूज किया जाता था। साथ ही गाय के गोबर का यानी कि काऊ डंग का इसमें यूज किया जाता था। कागज और बांस की छड़ी इसमें यूज की जाती थी। उनके ब्रश से इसको बनाया जाता था। काफी कॉम्प्लिकेटेड था इसको बनाना, फिर भी इसको बनाया गया था। इसकी सुंदरता आप यहाँ पे देख ही सकते हो। उस टाइम पैसा बना देना जब इतनी टेक्निक्स भी लोगों को पता नहीं थी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। फूलों और पत्तियों से पूरा ढक दिया गया इस पूरी पेंटिंग को, और दो समानांतर यानी कि 2 पैरेलल आउटलाइंस इसमें दिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए 2 पैरेलल आउटलाइंस है, बॉर्डर्स दिए गए इसके अंदर, और इन दोनों के बीच में सफेद यहाँ पे आप देख सकते हो, सफेद सफेद यहाँ पे कलर्स वगैरह यहाँ पे फिल किए गए हैं इन पूरे में, जिसमें चमकीले रंग भी भरे गए हैं थोड़े थोड़े। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताना है। इसमें आपको ये बताना है इसमें व्हाइट के साथ साथ वैरायटी कलर का भी इसमें यूज किया गया है। तो ये हमारी पूरी पेंटिंग जो कि मधुबनी चित्रकला यानी मधुबनी आर्ट के रूप में जाना जाता है, ये वही पेंटिंग है। इस पेंटिंग के अंदर इंसानों के साथ साथ एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, वर्ड्स, इन सब को बनाया गया है, इसलिए काफी ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मधुबनी आर्ट के रूप में जानी। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार नैनसुख की एक चित्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि राइट अ नोट ऑन अ पेंटिंग ऑफ नैनसुख। नैनसुख के द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई थी, आपको उस पेंटिंग के बारे में बताना है। नैनसुख एक फेमस आर्टिशियन है, यानी कि एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने पेंटिंग बनाई है
अब इन्होंने कौन सी पेंटिंग बनाई है, चलिए अब हम ये समझते हैं। नैनसुख एक कलाकार है जो मूल रूप से गुलेर के रहने वाले थे और जसरोटा में जाकर ये आगे चल के बस गए थे। जसरोटा और गुलेर इन दोनों ही जगह पे इन्होंने काम किया और जो इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है, आप उन पेंटिंग्स को यहाँ पे देख सकते हो, जिस पेंटिंग को बसोहली कला के नाम से जाना जाता है। यानी कि नैनसुख के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है उसको बसोहली कला के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर सॉफ्ट और कूल कलर का यूज़ किया गया है। इसको हम बसोहली आर्ट के नाम से यहाँ पे जानते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले अपने इस वाले नोट्स में देखते रहे और जिनका इंग्लिश मीडियम है वो इधर इस नोट्स में जल्दी से इसको रीड करते रहे। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने ही वर्ड्स में बहुत आसानी से, ताकि आपको ईजिली समझ में भी आ जाए। तो चलिए अब हम इस पेंटिंग के फीचर्स की बात करते हैं जो नैनसुख जी के द्वारा बनाई गई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि इसमें एक हुक्का दिखाया गया है जिसके लंबे तने हैं, यानी कि देख लीजिए आप, यहाँ पे हुक्का रखा हुआ है और इससे बहुत लंबी तने, यानी कि जो इसके मुंह तक जा रहा है, राजा के मुंह तक जा रहा है। ठीक है, इसमें इस्तेमाल किए गए जो रंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है और कूल है, जो कि आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हो। एंड बिना रंग के मैदानों के लिए प्राथमिकता दी गई है, यानी वो कलरफुल नहीं है, वो बिना रंग के हैं। एंड इसके बीच में एक लाइन डाली गई है, जो आप इस लाइन को यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ पे लाइन जा रही है, ये लाइन इस तरीके से जा रही है और इस लाइन के पीछे आप देखोगे तो फूल पत्तियां हैं। ये देखिए आप, ये सारे फूल पत्तियों को दिखाया गया है। तो गोलाकार पत्तियों वाली एक झाड़ी इसमें दिखाई गई है। इस पेंटिंग की ये फीचर्स हैं और इसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बनाया गया, जिसमें इसके पैटर्न्स को एंड वॉल्स को, कारपेट्स, क्लोथिंग, इन सब को इसमें अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो इस पेंटिंग में सिंपल आपको सिर्फ यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी चित्रशैली के अलग अलग नाम बताइए। कंपनी चित्रशैली के बारे में अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन के अंदर इसके बारे में पढ़ा था। चलिए इसके अंदर भी हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंपनी शैली को पटना चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कंपनी स्कूल ऑल्सो कॉल्ड पटना पेंटिंग। और पटना चित्रकला यानी कि पटना पेंटिंग में जितनी भी पेंटिंग्स बनाई गई है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी ब्रिटिश अधिकारी यानी कि जो अंग्रेज लोग काम किया करते थे, उनकी पसंद के आधार पर ही पेंटिंग्स बनाई गई है। आप एक नज़र इस वाले पेंटिंग पर डालिए जो कि अंग्रेजों के टाइम पे ही बनाई गई है, जो कि पटना चित्रकला यानी कि पटना पेंटिंग का एक एग्जांपल है। इसमें आप देखोगे पेंटिंग में तो अंग्रेज यानी कि जो वाइसराय हुआ करता था, जिसको हम गवर्नर जनरल कहते थे, जो चीफ हुआ करता था सभी अंग्रेजों का, और इस पेंटिंग में एक ऐसे भवन में, एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में दिखाया गया है जहाँ पे सभी अंग्रेज खड़े हैं। तो कंपनी पेंटिंग कह लो या पटना पेंटिंग की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती थी, जो हम इस पेंटिंग में देख सकते हैं। इसके बारे में भी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके अलग अलग सेंटर्स हैं, जैसे कि मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल एंड बनारस, दिल्ली, लखनऊ, पटना, यहाँ पे हमें ये पेंटिंग्स मिली है। तो इसमें आपको यही बताना है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि इसको कागज़ पे बनाया जाता है और इसमें लोगों की जो डेली लाइफ होती है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, जैसे क्या फेस्टिवल बनाया जा रहा है, उनका जीवन कैसा है, उनकी इस तरीके से पेंटिंग बनाई जाती है ताकि आर्टिशियंस दुनिया को ये दिखा सके ये पेंटिंग दिखने में बिल्कुल जिंदा है, यानी कि हम महसूस कर सके लोगों को और पेंटिंग हमें बिल्कुल अच्छे से लगे। तो अंग्रेजों के टाइम पे ये पेंटिंग बनाई गई है, जो कि आज भी काफ़ी फेमस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन शैली की चित्रकला के अलग अलग चित्रों के नाम बताइए। यानी कि दक्कन शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं उनके नाम बताना है आप सभी को। राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेक्कन्स पेंटिंग। देखो दक्कन मेथड में टोटल 3 पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं जो फेमस है, उन पेंटिंग्स के बारे में आपको इसके आंसर में बताना है। सबसे पहला है अहमदनगर चित्रकला। अहमदनगर चित्रकला में जो पेंटिंग्स बनी है उस पेंटिंग का नाम है तारिफ है हुसैन शाही, और इस पेंटिंग को किसने बनाया है? हुसैन निज़ाम शाह के द्वारा बनाया गया है, जो दिखने में इस तरीके की है, जो आप इस पेंटिंग में देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो हिंदी मीडियम वाले हिंदी के नोट्स को रीड भी करें, बाकी मैं समझाता जा रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले सिर्फ इंग्लिश के नोट्स में आप देखते चले। इतने आसान वर्ड्स में मैं आपको बताऊंगा और नोट्स भी हमने इतने आसान तरीके से बनाया हुआ है ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पेंटिंग की, जिसका नाम है बीजापुर पेंटिंग यानी बीजापुर चित्रकला। बीजापुर चित्रकला में जो पेंटिंग बनी है उस पेंटिंग का नाम है नुजूम अल उलूम, और इस पेंटिंग को इस तरीके से बनाया जाता था, इसके अंदर लोग इस तरीके से बैठे हैं, और इनका जो पहनावा है, जो इनका जो कल्चर है, वो इस्लामिक कल्चर से इन्फ्लुएंस है, और इस्लामिक कल्चर को ध्यान में रखते हुए इस पेंटिंग को बनाया गया है किसके द्वारा? अली आदिल शाह के द्वारा। एंड थर्ड पेंटिंग कौन सा? गोलकुंडा चित्रकला। गोलकुंडा चित्रकला को 1590 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था, जो इस तरीके से दिखने में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और गोलकुंडा पेंटिंग की खास बात यानी कि फीचर इसका ये है कि पेंटिंग में डांसिंग गर्ल को बनाया जाता है। जिस डांसिंग गर्ल को बनाया जाता है वो डांसिंग गर्ल एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई जाती है, जिससे कि कोई भी मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई वीआईपी आ जाए, ताकि राजा उस पेंटिंग को दिखाकर लोगों का मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट या इंजॉय करवा सके, और लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, जैसे कि पर्शियन आर्टिस्ट हो गए या ईरानियन आर्टिस्ट हो गए। इनको यहाँ पे राजा खुद रखा करता था स्पेशली, जिससे कि उनको काम भी मिल जाया करता था।
तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के लीडरशिप के अंदर ये पेंटिंग्स बनाई गई थी, जिसके अंदर डांसिंग गर्ल को दिखाया गया है। क्लियर है, इसलिए इसको गोलकुंडा पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोक चित्र कलाकार ग्रामीण समाज को किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं, यानी कि हाउ डज फोक आर्टिस्ट हेल्प द रूरल सोसाइटी। यानी कि ऐसे आर्टिस्ट जो अपने गांव की कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को पेंटिंग में बना रहे हैं, आखिर वो क्या दिखाना चाहते हैं या लोगों को किस तरीके से वो हेल्प पहुंचाते हैं, ये आपको इसके आंसर में बताना है। तो सबसे पहली बात तो मान लो ये बंदा आर्टिस्ट है, ये जो भी ये पेंटिंग बनाएगा तो जाहिर सी बात है उस पेंटिंग में अपने लैंग्वेज या अपने कल्चर या अपनी पहचान कहीं ना कहीं जिससे वो जुड़ा हुआ है, वो उसी चीज़ को इस पेंटिंग में बनाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे कि अपने विलेज यानी कि गांव या अपने कल्चर को और समाजों में वो स्प्रेड कर सके। तो ग्रामीण समाज तक पहुंचाना चाहता है वो। आर्टिशियंस के द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें अपने कल्चर के साथ साथ डेली लाइफ में जो वो वर्क करते हैं उसको भी बनाते हैं, जिससे कि सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिकली इम्पैक्ट पड़े और लोग भी काफ़ी उससे इन्फ्लुएंस हो। क्योंकि पेंटिंग दिखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगती है और जब भी हम पेंटिंग को देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पेंटिंग हमसे कुछ कहना चाहती है। तो इसलिए आर्टिशियंस के द्वारा जो भी पेंटिंग बनाई जाती है कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि फोक आर्टिस्ट के द्वारा जो भी रूरल कल्चर को या ट्रेडिशन को दिखाया जाता है वो अपने कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है। अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कुतुब मीनार। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार जो ईंट से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी हाइट 72.5 मीटर है। और कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1199, यानी कि 1199 में इसकी शुरुआत की गई थी। बट कुतुबुद्दीन ऐबक बीच में ही मर गया था, इसलिए 1220 में इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने, और आगे चलकर दिल्ली सल्तनत काल का सिंबल ऑफ विक्ट्री कहलाया कुतुब मीनार। देखो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए। देखिए 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली के ऊपर टोटल 5 डायनेस्टी यानी कि 5 वंशों के राजाओं ने शासन किया है। उन 5 वंशों में जो सबसे पहला वंश था उसका नाम है गुलाम वंश, यानी कि गुलाम डायनेस्टी। और जो गुलाम डायनेस्टी का जो राजा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी के द्वारा कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत की गई थी, बट ये पूरा इसको नहीं कर पाया, इसलिए आगे चलकर 1220 में इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश दोनों ही गुलाम डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के राजा थे, और इस तरीके से गुलाम डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया, जिसको दिल्ली सल्तनत की शुरुआत या विक्ट्री ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा इस मीनार को तो बना दिया गया, कंप्लीट भी कर दिया गया, बट आसपास के कुछ लेवल्स थी जिसको बनाना था, इसको आगे चलकर इसके दामाद इल्तुतमिश के दामाद ने पूरा किया। बट 169 ईयर्स के बाद मीनार के बाकी लेवल्स पे जो भी काम अधूरा रह गया था, यानी कि आसपास के एरिया में लोगों को देखने के लिए बनाना, चलने के लिए अच्छे से रोड वगैरह बनाना, तो इन सब चीज़ों को आगे चलकर बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक यानी कि तुगलक डायनेस्टी के द्वारा। ये भी दिल्ली सल्तनत में जो 5 डायनेस्टी हैं, उन्हीं 5 डायनेस्टी में सबसे पहला था गुलाम वंश यानी गुलाम डायनेस्टी, और गुलाम डायनेस्टी के बाद ही तुगलक डायनेस्टी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तुगलक डायनेस्टी का ही राजा था फिरोज शाह तुगलक, जिसने आसपास के एरियाज को डेवलप करवाया। और इस इमेज में आप देखोगे सबसे ऊपर टॉप पे तो 5 मंजिल के ऊपर एक खूबसूरत गुम्बद भी बनवाया गया था, जो आगे चल के भूकंप आने से टूट गया था। फिर आगे चलकर जब अंग्रेजों का राज भारत में हुआ तो मेजर आर स्मिथ के द्वारा बंगाली कोपाल या छतरी का डिजाइन बनाया गया, जो आप इस इमेज में ऊपर देख सकते हो। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें लाखों लोग इसको देखने आते हैं। और इसको बनाने में अफगानिस्तान और इंडो इस्लामिक यानी कि इंडिया और इस्लामी कल्चर का इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। इन्हीं को देखते हुए इसको बनाया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान में एक मीनार है जिसका नाम है जाम की मीनार। जाम की मीनार को देख कर ही कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत की गई थी, जो दिखने में सेम अफगानिस्तान के जाम की मीनार की तरह ही है, और उसी का इन्फ्लुएंस इस पे दिखता है। इसलिए इसको अफगान और इंडो इस्लामिक वास्तुकला या इंडो इस्लामिक मेथड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, जो कि एक अलग लाल रंग का इसको दिखाता है, और इसके ऊपर कुछ सफेद रंग को यूज किया गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि अपर साइड में सफेद रंग का भी यूज किया गया है, व्हाइट रंग का। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे पुरानी मीनारों में से एक है, जो कि एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। कुतुब मीनार दिल्ली सल्तनत की जो कल्चर है, जो उनका विरासत है, जो वो छोड़ कर गए हैं ट्रेडिशन के रूप में, जो उनका कल्चर है, वो कुतुब मीनार के ऊपर दिखता है। और जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर सुल्तानों का राज हुआ, क्योंकि इससे पहले के जो राजा थे जैसे कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, तो इन दोनों के बाद ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो ये पहले अपने आप को राजा कहते थे, बट दिल्ली सल्तनत के जो राजा थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे।
इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता था, दिल्ली सल्तनत। क्लियर है। और कुतुब मीनार को सिंबल ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जैसे दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट हुआ और उसी टाइम से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का काम और तेज कर दिया गया और आगे चल के इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। तो इस प्रकार हमारा ये कुतुब मीनार है, जिसमें लाल स्टोन्स एंड ब्रिक्स का यूज किया गया है, रेड कलर के हैं वो। और भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहाँ पे लोग इसको देखने आते हैं, और यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में पहचान दी गई है। यानी इतना पॉपुलर है कि लोग यहाँ पे आते हैं और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता दी है। तो इस प्रकार था हमारा कुतुब मीनार के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकृतियों के स्थान, माध्यम और माप बताइए। यानी कि डिस्क्राइब द साइट, मीडियम एंड साइज ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपसे कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको इनके बारे में बताना है। क्या क्या? प्लेसेस, मीडियम और इनका माप क्या है, यानी कितनी बड़ी है, इनका साइज वगैरह बताना है। और यहाँ पे आपसे 2 पॉइंट्स पूछा गया है। तो पहले हम बात करते हैं अपने ए पॉइंट की, जिसका नाम है मदर गॉड्स, यानी कि देवी माँ। तो देवी माँ की जो मूर्ति है ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो कि पाकिस्तान में आता है अब। और मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कह सकते हो कि एक इंपॉर्टेंट सिटीज था, यानी कि प्लेस था। ठीक है, यानी कि 2500 BC, यानी कि 2500 ईसा पूर्व की बात है ये। एंड इसका माध्यम क्या था? ये टेराकोटा से बनाया गया था। टेराकोटा एक पत्थर का नाम है, उस पत्थर से ये मूर्ति हाथों से बनाई गई थी। आप इस मूर्ति को यहाँ पे देख सकते हो। इसी मूर्ति को देवी माँ यानी कि मातृ देवी या मदर गॉड्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। और इसका जो माप है, यानी इसका जो साइज है वो 8.5 × 3.4 सेंटीमीटर है। ये आपको याद रखना है इसमें। एंड इसके बाद जो बी पॉइंट में आपसे पूछा गया है वो क्या है? बुल डिजाइन के साथ सील जो है वो आपको बताना है। ये भी हमें सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही मिला, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। इसको बुल सील के नाम से जाना जाता है, जो कि हड़प्पा साइट पर ही पाई गई है। इसका माध्यम क्या है? ये जले हुए सेल खड़ी से बना हुआ है। सेल खड़ी भी एक स्टोन का ही नाम है। एंड इसका जो माप है वो लगभग 29 मिलीमीटर है, जो कि 1.14 इंच है। आप इस इमेज को यहाँ पे देखोगे तो इसमें एक बुल दिखाया गया है। देखने में ये सांड जैसा लग रहा है, जिसकी सींगें काफी बड़ी बड़ी है। क्लियर है। ये 2 इमेज आपको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है सारनाथ का सिंह शीर्ष पर एक प्रशंसनात्मक टिप्पणी लिखी, यानी कि राइट एन एप्रिसिएटिव नोट ऑन लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। तो सारनाथ का जो सिंह है हमें इसके बारे में यहाँ पे बताना है। आप इसकी इमेज यहाँ पे देखिए और एक एक करके चलिए अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक के द्वारा सिंह बनवाया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा अंपायर मौर्य अंपायर, मौर्य साम्राज्य का ही एक सम्राट था अशोक, जो कि अपने टाइम का एक महान सम्राट कहलाया, जिसने युद्ध में मारकाट देखा। उसके बाद इसने खुद अपना मन चेंज कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। और 100 साल पहले वाराणसी के पास सारनाथ के अंदर जब खोज हुई तो उसके अंदर हमें सारनाथ सिंह चतुर्मुखी यानी कि शेर के 4 मुख वाला हमें इस तरीके से एक सिंबल मिला। और अब हम समझते हैं इसके बारे में, जो कि कहाँ से मिला है? हमें सारनाथ से मिला है। और सारनाथ का बुद्ध धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए हम समझते हैं। बौद्ध धर्म के अंदर धर्म चक्र परिवर्तन का एक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है कि धर्म का पहिया कभी रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। इसको बनाने के लिए चुनार के बलुआ पत्थर का यूज किया गया है, जो कि लगभग 45 यानी कि 45 फुट का है। अपने आप में बहुत बड़ा है ये। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता रहता है। और आप इसके इमेज को देखोगे यहाँ पे तो नीचे की ओर तो काफ़ी चौड़ा है ये, इसके बाद थोड़ा पतला हो जाता है, फिर चौड़ा, फिर पतला हो जाता है। इसमें लायन के 4 मुख है, 4 मुंडी है। एक इस तरफ है ये, एक ये और एक ये, और एक इसके पीछे की साइड जो कि दिख नहीं रही है, एक पीछे की साइड है। टोटल 4 मुख वाला है ये लायन। ठीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। इसमें 4 शेर है, जिसकी मुंडी चारों दिशाओं की तरफ है। एक किस तरफ देख सकते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके नीचे एक जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल में यहाँ पे भी सिंबल बने हुए हैं, हाथी के, घोड़े और सांड का, और एक सिंह बना हुआ है, यानी एक छोटा सा शेर भी बना हुआ है यहाँ पे, जो दौड़ती हुई मुद्रा में दिखाया गया, यानी कि दौड़ता हुआ दिखाया गया। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ये बना हुआ है, ये बीच में यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है। इसी को आज भारत के अंदर अशोक स्तंभ कहा जाता है, जो भारत का नेशनल सिंबल है। राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत का है वो अशोक स्तंभ भी है, जिसको हम देख सकते हैं, जो कि सारनाथ में मिला था और इसको मौर्य एम्पायर का टाइम पीरियड में ही बनाया गया था। तो आप इस तरीके से इसको यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इसके मेन फीचर्स यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी दे दिए गए हैं। यहाँ पे इसके बॉटम टू टॉप में, यानी कि लोटस रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कमल भी बना हुआ है इस साइड में। एंड इसके नीचे के साइड में जो एनिमल्स बने हुए हैं, जिसमें हमने देखा अभी हॉर्स बना हुआ है, एलिफेंट बना हुआ है, एक बुल बना हुआ है, यहाँ पे हमने देखा ये। इस तरीके से ये सारे सिंबल्स भी दिए गए हैं। तो इसके बीच में ये जो चक्र बना हुआ है, इसको हम व्हील्स कहते हैं। यानी ये व्हील्स हमें ये दिखाता है कि हम एक जगह पे स्टेबल नहीं है। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और इस व्हील्स का इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की भित्ति चित्रों को बनाने की तकनीक तथा विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट द टेक्निक एंड मेथड ऑफ अजंता पेंटिंग। अजंता एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अजंता में ऐसी काफ़ी सारी गुफाएं मिली है हमें, यानी केव्स मिले हैं जहाँ में पेंटिंग्स पाई गई है जो दिखने में कुछ इस तरीके की है। इस पेंटिंग का रिलेशन बुद्धिज्म से है, यानी कि बौद्ध धर्म से है। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करती है, यानी कि जातक टेल्स का। जातक टेल्स का मतलब यानी जातक कथाओं का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता दूं। महात्मा बुद्ध जी का मरने से पहले कई बार जन्म हुआ था, यानी कि उनके प्रीवियस ईयर का जो जन्म है उनका रिकॉर्ड और उनके बारे में जातक कथाओं के बारे में लिखा हुआ है। यानी कहा जाता है कि 49 बार इनका पहले जन्म हो चुका था, 50वां इनका जन्म हुआ था, फिर जाके इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में जो बताता है हमें वह जातक कथाओं। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग को बनाया गया है जो कि हमें महात्मा बुद्ध यानी कि जातक कथाओं के बारे में बताती है। इसके ऊपर हमें मोरलिटी एंड कल्चरल विद्या के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पेंटिंग की टेक्निक क्या है, यानी कि तकनीक। देखो अजंता की पेंटिंग की जो तकनीक है वो यूरोपीय फ्रेस्को तकनीक के बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि यूरोपीय फ्रेस्को में जो बनाया गया है सेम इसी तरीके से बनाया गया है जो अजंता में बनाया गया है। बट इसमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि प्लास्टर की जो परत है वो पेंट करके सुखा दी गई है और समय के साथ साथ ये और सूख भी गया है। साथ ही अजंता की पेंटिंग में मिट्टी, गाय का गोबर, चावल की जो भूसी होती है वो एंड खुरदरा प्लास्टर, इन सबको यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया गया है। और इस टेक्निक को आप यहाँ पे देख सकते हो, आर ऑफ प्लास्टर ऑफ प्ले, काउ डंग एंड राइस हस्क, ये सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। इस तरीके से बोल्स पे बनाया गया है, कहाँ पे, केव यानी कि गुफाओं के अंदर। इसलिए इसको अजंता पेंटिंग के नाम से जाना जाता है जो कि बहुत फेमस भी है दुनिया भर के अंदर। एंड मेथड की बात करें हम तो अजंता की गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर, इसलिए इसको रॉक कट केव्स के नाम से जाना जाता है। रॉक कट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पत्थरों को काटकर यानी चट्टानों को काटकर बनाया गया है जिसमें बेसाल्ट का यूज किया गया है। ये चट्टानें बहुत पहले ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण से फटे थे और उनके फटने के कारण इनका शेप निकल कर आया था, यानी कि रॉक कट शेप निकल कर आया था। जब से ही अजंता की गुफाएं काफ़ी फेमस हुई, लोगों के द्वारा प्लानिंग के तहत इसको बनाया गया और उस टाइम के लोगों के द्वारा एक प्लानिंग के तहत उन चट्टानों की दीवारों पर इस तरीके से पेंटिंग बनाए गए जो आज भी देखने को मिलते हैं। उनमें स्तंभ हैं, छतें हैं, मूर्तियां हैं, ये सारी चीज़ें केव यानी कि जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पर बनाई गई, यानी कि उकेरी गई है। जैसे रॉक कट टेम्पल में देखते हैं जैसे कि दीवारों पे ही मूर्तियां बना दी जाती है, सेम इसी तरीके से दीवारों पे ही पेंटिंग बनाई गई है। तो मेन ये फीचर्स है अजंता के केव के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी लघु चित्रकला का विकास कैसे हुआ है, यानी कि हाउ डिड राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप। सबसे पहले जो राजस्थानी पेंटिंग का जो डेवलपमेंट किया गया है वो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया गया है। ये आपको नाम याद रखना है। कहाँ पे किया गया है, राजस्थान के मेवाड़ में किया गया है। 1916 में राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी गई थी और इस बुक के अंदर राजस्थान के जितने भी पेंटिंग्स है जिनका संबंध राजपूत से है उसके बारे में बताया गया है। इसमें पहाड़ी चित्रकला को भी शामिल किया गया है। राजस्थान के अंदर बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैला हुआ है। राजस्थानी जितने पेंटिंग्स मिले हमें, जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, इस वाले पिक्चर्स में, इसके अंदर जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है जो कि 17वीं सेंचुरी के अंदर मुगल अंपायर यानी जब भारतीय मुगलों का शासन हुआ करता था उसका ही प्रभाव इस पर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगलों के जो संबंध है वो राजपूतों से थोड़े अच्छे हो गए थे, क्योंकि मुगलों ने राजपूतों में शादी करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए इन पेंटिंग्स में राजपूतों का भी, जैसे पहनावा आप देख सकते हो, थोड़ा कल्चर राजपूतों का भी है और इस्लामिक का भी है, तो दोनों का मिक्सअप करके इन पेंटिंग्स को बनाया गया है। इसलिए राजस्थानी कल्चर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुगलों का इन्फ्लुएंस दिखता है हमें। तो राजपूत और मुगलों इन दोनों का ही इन्फ्लुएंस दिखता है हमें पेंटिंग पे। इसलिए 17 और 18 सेंचुरी यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो काल रहा है इसको चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर पूरे भारत में सिर्फ राजस्थान के अंदर ही इतने पेंटिंग का इन्वेंशन हुआ, इतने पेंटिंग्स बनाए गए, जिस वजह से इसको स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। लेकिन आगे चलकर जब अंग्रेजों का भारत पे कब्जा हुआ तो पॉलिटिकल रूप से उन्होंने कब्जा कर लिया भारत पे और पेंटिंग वर्क काफी रुक गया, बट ऐसा नहीं था ये खत्म हो गया। हाँ, लेकिन अंग्रेजों के आ जाने से इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ा। तो इस तरीके से आपको ये बताना है राजस्थानी पेंटिंग के अंदर राजस्थान के राजपूतों का काफी इन्फ्लुएंस रहता है। आगे चल के मुगलों का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट देखा गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो हाईलाइट्स पॉइंट्स है, जैसे कि इसके अंदर रामायण, महाभारत और लव सीन्स काफी लिए गए हैं, जैसे पिक्चर्स में आप देख सकते हो राधा कृष्ण का। तो अलग अलग पेंटिंग्स को बनाए गए हैं जो आप इसमें देख सकते हो, एंड ब्रिलियंट कलर्स का यूज किया गया है जो इसको
थोड़ा सा रियलिस्टिक बना देता है, देखने में लगता है ये सोशल लाइफ को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काफी इजी क्वेश्चन है हमारा, जिसको बना के लिखा जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के काल के 2 चित्रों के बारे में बताइए, यानी कि 2 पेंटिंग्स ऑफ जहांगीर पीरियड एंड इंडिकेट द स्टाइल। मुगल राजाओं में सबसे पहला राजा था बाबर, इसके बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आया था जहांगीर, जहांगीर के बाद आया था शाहजहां, और शाहजहां के बाद आया था औरंगजेब। लेकिन अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन तीनों के ही टाइम पे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा से डेवलपमेंट हुआ। बट इन तीनों में जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है जहांगीर। जहांगीर की चित्रकला यानी कि पेंटिंग में बहुत ज़्यादा गहरी रुचि थी। क्वेश्चन आपको बताना है कि जहांगीर के टाइम पे ऐसे 2 पेंटिंग्स कौन से रहे जो पेंटिंग बनाई गई वो फेमस भी हुई है। देखो, जहांगीर के काल में चित्रकला की फारसी और भारतीय शैली का पूर्ण विकास किया गया, बहुत तेजी से इसका डेवलपमेंट भी हुआ है, जिसके अंदर विदेशों का भी प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो जहांगीर के समय बनाए गए अधिकांश चित्रों में दरबार के दृश्य यानी कि दरबार बनाए गए हैं, एंड कुछ वर्ड्स बनाए गए हैं, एनिमल्स एंड फ्लावर्स वगैरह बनाए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल कौन से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है उस्ताद मंसूर, यानी कि उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबारी कलाकार था, जिसके द्वारा पौधे और जानवरों के चित्र बनाए गए थे और इनका महारत हासिल था, बहुत अच्छे चित्र बनाया करते थे। आप इस पेंटिंग में देख सकते हो, आप ये उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया है। इनको 2 पेंटिंग के लिए जाना जाता है, सबसे पहला साइबेरियन सारस और दूसरा बंगाल फ्लोरिकन। तो इन दोनों पेंटिंग के लिए इनको जाना जाता है। इसके बाद इन्होंने एक पक्षी यानी एक वर्ड और बनाया था, इसका नाम था पक्षी डोडो, जो आज तो विलुप्त हो गया यानी कि एक्सटिंक्ट हो गया है, बट उस टाइम पे काफी फेमस हुआ करता था। तो इन्होंने पेंटिंग बनाया था। इसके बाद दूसरा है बिशनदास, 1613 में शाह के चित्र को चित्रित करते हुए बनाया गया था, यानी कि बिशनदास के द्वारा जहांगीर की इस तरीके से पेंटिंग बनाई गई थी, जो कि आगे चल के बिशनदास को पारस भी भेजा गया था और वहां से ये हाथी लेकर आया था। तो ऐसे कुछ पेंटिंग्स रहे। तो 2 जने के नाम बताना आप सभी को। पहला उस्ताद मंसूर, जिसने साइबेरियन सारस और बंगाल फ्लोरिकन बनाया, जो आगे चल के पक्षी डोडो के रूप में फेमस हुआ। दूसरा इन्होंने बनाया था बंगाल फ्लोरिकिन, और उस्ताद मंसूर को आज पक्षी डोडो के रूप के लिए जाना जाता है, जो कि आगे चल के ये पक्षी विलुप्त हो गया, बट इसके लिए जाना जाता है। एंड सेकंड नाम आता है बिशनदास का, जिसने जहांगीर की पोर्ट्रेट पिक्चर बनाई थी यानी पेंटिंग बनाई थी, जो आप इसमें देख सकते हो। आगे चल के इसको फारस भेजा गया था, जहाँ से हाथी भी लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समकालीन कला के विकास में अमृता शेरगिल की भूमिका का मूल्यांकन करें, यानी कि एक्सेस द रोल ऑफ अमृता शेरगिल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट। तो शेरगिल जी के द्वारा जो आर्ट में कंट्रीब्यूशन दिया गया है, आपको इसमें ये बताना है। देखो, इनके द्वारा जो भी पेंटिंग्स बनाई गई है, तो एक आर्टिशियंस के रूप में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ऐसे पेंटिंग्स बनाए जो कि मानव कृतियों, यानी कि जो दिखने में ऐसा हो, जो रियल ह्यूमन की तरह हो, यानी कि एक असली इंसान की तरह हो, और पेंटिंग्स एक बिल्कुल देखने में बिल्कुल सजीव लगे, बिल्कुल रियल लगे, उनमें भावनाएं हों, ऐसी पिक्चर जिसके अंदर इमोशंस हो, चेहरे सुंदर तरीके से बनाया जाना। तो इसलिए ये कंटेम्प्रेरी इंडिया के अंदर इन्होंने जो अपना आर्ट दिया, इस वजह से ये काफ़ी फेमस भी हुए। और भारत का जो ट्रेडिशन चला आ रहा था, उस ट्रेडिशन को और आज की जो मूर्तियाँ हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई, जो आर्ट बनाए, और जो इन्होंने अपना आर्ट दिखाया, आज भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये अपनी पेंटिंग या स्कल्पचर को मॉडर्न तरीके से बनाया करते थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो आगे चलकर इन्होंने 1930s के टाइम में इन्होंने वुमेन को लेकर काफ़ी सारी स्कल्पचर वगैरह बनाए, पेंटिंग वगैरह बनाए, जैसे कि एक वुमेन मार्केट जा रही है, एक महिला की शादी हो रही है, एक महिला घर पर है, तो इस तरीके से कोई एक्टिविटी करते हुए इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई है। तो शेरगिल जी के द्वारा जो पेंटिंग्स बनाए गए हैं, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए, इसलिए उनको मॉडर्न आर्टिस्टियंस के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने अपने पेंटिंग्स के अंदर वुमेन्स यानी कि महिलाओं को काफ़ी जगह दी है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहाड़ी शैली के चित्रकारों को कवि जयदेव ने कैसे प्रभावित किया है, यानी कि हाउ डिड पोएट जयदेव इन्फ्लुएंस द पेंटर्स ऑफ पहाड़ी स्कूल। देखो, 17 एंड 19 सेंचुरी के दौरान जयदेव का पहाड़ी स्कूल पे गहरा प्रभाव पड़ा। पहाड़ी स्कूल की जो पेंटिंग है, इसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा जो डेवलप किया गया पेंटिंग, उसका अपना ही इंपॉर्टेंस है, जो उन लोगों की डेली लाइफ को बताती है। तो जयदेव जी के द्वारा आप इसमें इमेज दे सकते हो इनकी, जिन्होंने राधा और कृष्ण जी की एक पेंटिंग बनाई थी जम्मू और कश्मीर में बसोली पेंटिंग के द्वारा, जो कि काफ़ी फेमस हुई। आगे चल के कांगड़ा शैली में पेंटिंग बनाई गई, जिसको पहाड़ चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा चित्रकला की शैली राधा और कृष्ण के चित्रों के साथ बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो इसमें आपको यही बताना है कि जयदेव जी के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है, जिसके अंदर राधा और कृष्ण की पेंटिंग, यही सेम पेंटिंग पहाड़ी स्कूल पेंटिंग के अंदर ही बनाई गई है, यानी कि पहाड़ी स्कूल पेंटिंग के अंदर काफ़ी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, इसलिए तो ये आपको इसके अंदर बताना है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीरी शिल्पकार चित्र पर एक अति संक्षिप्त नोट लिखे। देखो, राइट अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन द पेंटिंग अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी आर्टिशियंस, यानी कि एक पेंटिंग है जिसका नाम है अ ग्रुप ऑफ
कश्मीरी आर्टिसियंस, और इस पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ, आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। देखिए सबसे पहले ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है, इस पेंटिंग को आप सही से देखिए, इसी पेंटिंग को आपको डिस्क्राइब करना है। यह पेंटिंग कश्मीरी कारीगरों का एक ग्रुप है, यानी कश्मीर में रहने वाले जो आर्टिसियंस हैं उनका एक ग्रुप है जो कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। और इस ग्रुप के अंदर टोटल 8 मेल हैं, 2 फीमेल हैं और 3 बच्चे हैं। अगर आप इस पेंटिंग में देखोगे सही से तो यही आपको दिखेंगे। और इस पेंटिंग में जितने भी मेल हैं उन्होंने रंग बिरंगी सोल ओढ़ रखी है, यानी जिसपे कढ़ाई की गई है। और इस पेंटिंग के अंदर वाटर कलर का यूज किया गया है। पेंटिंग का कश्मीर स्कूल भारत के कला इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको भारत के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण जगह भी दी गई है, क्योंकि इस तरीके से पेंटिंग उस टाइम पे बनाई जाती थी जिसके अंदर उस टाइम के लोगों की एक्टिविटीज को दिखाया जाता है। तो इस तरीके से इस पेंटिंग के अंदर जो कश्मीरी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पेंटिंग बनाकर लोगों को दिखाई जाती थी। तो इसलिए इस पेंटिंग को कहा जाता है कश्मीरी शिल्पकार या अ ग्रुप ऑफ कश्मीरी आर्टिसियंस। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की मातृ देवी की मूर्ति की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की जो हमें मूर्ति मिली है, जो स्कल्पचर मिली है, हमें उसके बारे में बताना है। देखो टेराकोटा से इस मूर्ति को हाथों से बनाया गया है, जो कि हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जो कि आज पाकिस्तान में आता है। 2500 ईस्वी पूर्व में ये हमें पाई गई है। अब इस मूर्ति का आपको साइज बताना है, जिसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 22 सेंटीमीटर है और इसका जो लेंथ यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 सेंटीमीटर है और जो इसकी गहराई है वो 3.4 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डेप्थ है वो 3.4 सेंटीमीटर। एंड इसके बाद हम देखते हैं प्रतिमा की क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि इस मूर्ति के क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए अब एक एक करके सारे पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या, कलाकार ने इस मूर्ति को हाथ से चिकनी मिट्टी से बनाया है, यानी कि इसको स्मूथ हाथ से बनाया गया है, क्ले से यानी कि चिकनी मिट्टी से। एंड एक छोटी लकड़ी की छड़ी से इस मूर्ति पर काम किया गया, यानी एक छोटे से वुडन स्टिक से काम किया गया। इसके बाद में मूर्ति बनाने के बाद पहले इसको छाया में सुखाने के बाद आग में सुखाया गया है, ताकि भट्टी पे सुखाकर इसको मजबूत किया जा सके। यानी किस तरीके से इसको आग में थोड़ा सा ड्राई किया गया है ताकि ये सूख जाए, टूटे ना मूर्ति। इसके बाद देवी माँ की मूर्ति विश्व की प्राचीन मिट्टी की मूर्ति है। यह सभी प्राचीन मूर्तियों में सबसे पहला स्थान रखती है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी मूर्तियां शायद ही कहीं बनाई जाती होगी। भारत में सबसे पहले इस तरीके की मूर्ति बनाई गई थी, इसलिए इसको मदर गॉडेस के नाम से भी जाना गया। इस मूर्ति का रंग जो है वो पक्की ईंटों की तरह लाल हो गया है, क्योंकि पहले ईंटों को आग पे पकाया जाता था, देन इसका कलर लाल हो जाया करता था। एंड इसके बाद इस मूर्ति के सबसे ऊपर 2 आधे आधे दिए के समान सजाया गया है। देखिए पहला ये रहा और दूसरा यहाँ पे ये रहा, यानी छोटे से दिए टाइप में दिख रहे हैं। और इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है कि इन दियों के अंदर दीप जलाए जाते थे, यानी कि दिए के पर्पस इनका यूज किया जाता था दीप जलाकर, जैसे कि आज हम दीपावली में जलाते हैं। एंड इसके बाद क्या, लैंप के ऊपर डबल उभरी हुई पट्टियां होती है, यानी कि इस जगह पे देखो तो ऊपर उभरी हुई पट्टियां इस जगह पे। एंड इसके बाद क्या है, एक दिया सजावट के लिए भरा हुआ है, यानी कि इसका जो एक दिया है वो सजावट के लिए भर दिया गया है। और मूर्ति के केस ऊपर की ओर बनाए गए हैं, यानी कि इस मूर्ति का जो बाल है वो जूड़े के टाइप में ऊपर की ओर दिख रहा है, यानी कि बालों का जूड़ा बना दिया गया है। एंड मूर्ति के वस्त्र घुटने के ठीक ऊपर स्कर्ट जैसी पोशाक बनाए गए। आजकल जैसे गर्ल्स स्कर्ट पहनते हैं, सेम उस तरीके से स्कर्ट पहनते हुए इनको दिखाया गया है, यानी कि घुटने से ऊपर दिखाया गया है, ये हाफ साइज में। तो इस मूर्ति के ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अजंता के चित्र मार विजय की विषय वस्तु तथा सुंदरता का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द थीम एंड ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग मार विजय ऑफ अजंता। तो अजंता केव के अंदर यानी अजंता की गुफाओं में एक और पेंटिंग मिली जिसका नाम था मार विजय। तो मार विजय पेंटिंग के बारे में आपको बताना है। देखो अजंता गुफा का एक अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र यानी कि दुनिया भर में फेमस हुआ वो है मार विजय। और मार विजय पेंटिंग दिखने में कुछ ऐसा था, आप पेंटिंग को इस इमेज में देख सकते हो। भगवान बुद्ध सांस्कारिक दुखों से दूर होकर भूमि को साक्षी बनाकर, यानी आप देख सकते हो बुद्ध जी यहाँ पे किस तरीके से वज्रासन की अवस्था में बैठे हुए हैं और बिल्कुल ध्यानमग्न होकर लीन हो चुके हैं। आगे चल के इसमें ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जो ध्यान है उसको भटकाने के लिए कामदेव यहाँ पे आया है अपने साथियों के साथ, यानी दल बल के साथ, आप देख सकते हो यहाँ पे, ताकि भगवान बुद्ध जो है उनका ध्यान भटक जाए। बट भगवान बुद्ध की मनोवैज्ञानिक छवि का जो दृश्य है वो आप देख सकते हो, इनको कुछ भी नहीं हुआ, वो ये अपने ध्यान में लीन रहे। यानी कामदेव सभी दलबल के साथ आया, इसके बावजूद भी वो महात्मा बुद्ध जी का जो ध्यान है उस यानी जो मेडिटेशन है उसको तोड़ नहीं पाया। तो इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कि रॉक कट यानी कि पत्थरों के ऊपर उकेर कर इस मूर्तियों को यहाँ पे बनाया गया है, स्कल्पचर को बनाया गया, जो अपने आप में उस टाइम पे काफी फेमस थे। और महात्मा बुद्ध जी के चेहरों पे देखोगे तो अभय और शांति का प्रतीक दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि वो डर नहीं रहे, बिल्कुल पीसनेस के साथ बैठे हुए हैं और इनके चेहरे पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, वो जिस पोजीशन में बैठे हुए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप इस मूर्ति में यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय इस्लामिक स्मारक विश्व के आश्चर्य में एक माना जाता है, यानी कि दुनिया भर के अंदर
कौन सा ऐसा इंडो इस्लामिक मोनूमेंट है भारत के अंदर जो दुनिया भर के अंदर काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड के लोग इसको देखने आते हैं? तो कोई सा भी एक बता सकते हो आप, जैसे कि ताजमहल का एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे कि ताजमहल भारत का इस्लामिक स्मारक है जिसे विश्व के लोग देखने के लिए आते हैं। ताजमहल को एक सुंदर सफ़ेद संगमरमर की पत्थर से बनाया गया था। शाहजहाँ के द्वारा 1653 में इसको बनाया गया था अपनी बेगम मुमताज़ के याद में, और इसे बनवाने के लिए लगभग 20,000 लेबर्स लगाए गए थे और करीब 1,000 हाथियों की मदद ली गई थी। लगभग इसको बनाने में 22 साल लग गए थे। अभी आगरा में ये मौजूद है। फारसी और मुगल वास्तुकला के शैली यानी कि मेथड हम इसके ऊपर देखते हैं। यानी कि ताजमहल को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया है, इसलिए काफ़ी ये फेमस है। दुनिया भर में जो 7 अजूबे हैं उसमें ताजमहल का भी नाम आता है। ताजमहल लकड़ियों पर टिका हुआ है और ये ऐसी लकड़ियाँ हैं जिनको मजबूत रखने के लिए नमी की जरूरत पड़ती है, और इस नमी को बनाए रखने के लिए इन लकड़ियों को गीला रखना पड़ता है, और ये लकड़ी गीला रहे इसलिए यमुना नदी से पानी लिया जाता है। ताजमहल विश्व में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर लगभग 12,000 लोग डेली आते हैं, जिनमें से लगभग 30% लोग तो फॉरेनर्स यानी कि विदेशी होते हैं, इसलिए दुनिया भर के अंदर ये काफ़ी फेमस है। क्लियर है? ये है हमारा ताजमहल। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजा रवि वर्मा के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि व्हाट डू यू नो अबाउट राजा रवि वर्मा? डिस्क्राइब वन ऑफ हिज पेंटिंग्स, यानी कि आपको इनके एक पेंटिंग के बारे में बताना है। देखो, राजा रवि वर्मा जिनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किल्लीमनूर गांव में हुआ था। उनका परिवार त्रावणकोर में रहा करता था। देखो, बचपन से ही रवि वर्मा जी को पेंटिंग बनाने का काफी शौक था। घरों की दीवारों पर ये पेंटिंग कोयले से बना दिया करते थे। काफी फेमस हो गया था इनका ये सारे पेंटिंग वगैरह। आगे चल के ये पूरे भारत के अंदर घूमे और हिंदू देवी देवताओं के इन्होंने सुंदर चित्र बनाए। इनके द्वारा जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर एंड जो कहा गया है उनको पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया, जो आगे चल के बहुत फेमस हुआ। जैसे कि रावण और जटाऊ की इस इमेज को इन्होंने बनाया है। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, जब जटाऊ रावण को रोक रहा था तो उस टाइम रावण ने जटाऊ को कैसे घायल कर दिया। तो इस इमेज को बनाया गया है राजा रवि वर्मा जी के द्वारा। चित्रों को तेल के रंगों और नियो क्लासिकल शैली में बनाया गया है, और इन्होंने इस पेंटिंग को थोड़ा व्यक्तिगत और इंडिविजुअल रखा है, यानी कि जो दिखने में थोड़ा रियलिस्टिक रूप में हमें दिख रहा है। और इस चित्र में रामायण की कहानी का एक अंश लिया गया है, क्योंकि रामायण की कहानी का ही एक पार्ट है। और इस इमेज में जटायु और रावण के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको दिखाया गया है। चित्र में पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट रूप से, यानी कि पेंटिंग का जो वेस्टर्न तरीका है, पश्चिमी देशों में जो बनाया जाता है उसका तरीका हमें दिख रहा है। किस तरीके से ग्रेडियंट का यूज किया गया है, इन्फ्लुएंस हमें दिख रहा है। एंड इस तस्वीर में गतिशीलता को महत्व दिया गया है, यानी किस तरीके से दोनों ही आपस में एक्शन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको डायनेमिक रखा गया है, जो दिखने में थोड़ा सा मोबिलिटी लगे, यानी कि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सिंपल आपको इस पिक्चर को डिफाइन कर देना है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें, यानी कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लोइंग। आपको 2 टॉपिक दिया गया है, ए और बी में, सांची का महास्तूप और चवरधारनी, यानी कि गौरी वेरियर इसको कहा जाता है। पहले हम ए पॉइंट की बात करते हैं, सांची का महास्तूप। आप इसको देख सकते हो, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल भोपाल के अंदर। जब महात्मा बुद्ध जी का देहांत हो गया था तो उनकी अस्थियों को जमीन में गाड़कर उसके ऊपर ये स्तूप बना दिया गया था। कि बौद्ध धर्म के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के एक प्राचीन बौद्ध परिसर के अंदर बनाया गया है। सांची नामक एक छोटे से शहर के अंदर ये बनाया गया है, इसलिए इसको सांची का स्तूप कहा जाता है। स्तूप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जो भारत के सबसे पुराने पत्थर बौद्ध स्मारकों में से एक है। इसको बनाए हुए लगभग 2000 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। अशोक के शासन काल के दौरान इसके स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सुधार के लिए अशोक के द्वारा कंट्रीब्यूशन भी दिया गया है। ग्रेट स्तूप एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि यूनेस्को ने भी इसको दुनिया भर के अंदर फेमस जितने भी स्थल है उसके अंदर माना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने के नाते भारत के लोग भी इसको देखने के लिए जाते हैं। अगर हम सांची के स्तूप के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 54 फीट ऊंचा है और 120 फीट के व्यास के साथ पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा एक स्तूप है ये, इसीलिए इसको ग्रेट स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप की मुख्य संरचना एक गोलार्ध के रूप में है, यानी कि आप इसके इमेज को देखते जाइए और मैं आपको बताता जाऊंगा। यानी कि आप इसके इमेज को देखोगे तो यहाँ से देखिए आप पूरा गोलार्ध यानी सर्कल टाइप में है, जिसका डिजाइन काफी सिंपल बनाया गया है और ये गुंबद के आधार पर टिका हुआ है, जिसके नीचे एक अवशेष कक्ष है। लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार गुंबद का निर्माण भगवान बुद्ध के अवशेषों के ऊपर किया गया था, यानी कि उनके अस्थियों को यहाँ पे रखकर उसके ऊपर ही इस स्तूप को बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है, यानी कि ये मान्यता है। महान स्तूप के चारों ओर की रेलिंग किसी भी कलात्मक सजावट से रहित है, यानी कि आप देखोगे इस रेलिंग पे कोई सजावटें नहीं की गई है, चारों ओर बस इसको घेर दिया गया है, जो अपने आप में बौद्ध धर्म के एक प्रतीक के रूप में दुनिया भर के अंदर आज ये फेमस है। तो ये हमारा
बुद्ध का महास्तूप यानी कि ग्रेट स्तूप। इसके बाद हमारा बी पॉइंट है जिसको चावरधारनी के नाम से जाना जाता है। देखो चावरधारनी की मूर्ति है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, आम आदमी इसे आज भी देख सकता है म्यूजियम के अंदर। इस मूर्ति के बारे में हमें बताना है। देखिए, प्रतिमा ललित पॉलिश मौर्य काल के अंतर्गत आती है, यानी कि इस मूर्ति को मौर्य एम्पायर में बनाया गया था और इस मूर्ति को पॉलिश करके बनाया गया है। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व की है। मौर्य एम्पायर की पॉलिश के साथ साथ इसके ऊपर कुषाण डायनेस्टी का भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि माथे के ऊपर जो लट दिख रहा है ये कुषाण काल के अंदर मूर्तियों पे बनाया जाता था। इस मूर्ति को बनाने में जिस सामग्री का उपयोग किया गया है, जिस मटेरियल का यूज़ किया गया वह पॉलिश किया गया बलुआ पत्थर है, जिसको आज भी भारत के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी इसके अंदर सैंडस्टोन का यूज़ किया गया है, यानी कि बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है। और वर्तमान में यह प्रतिमा बिहार के म्यूजियम के अंदर रखा गया है। पुरातात्विक विभाग ने इस मूर्ति को 1917 में खोज निकाली थी और इस मूर्ति की लंबाई लगभग 64 इंच है। एंड इस मूर्ति को स्वतंत्र रूप से खड़ा करके बनाया गया है, जो किसी के ऊपर टिकी हुई नहीं है। और मूर्ति भी ठीक अनुपात में लिया गया है। गंगा नदी के तट पर खुदाई करने पर दीदारगंज यक्षी प्राप्त हुई थी और वहीं से हमें ये मूर्ति भी मिली थी। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रम की विजय मूर्ति पर कम से कम 30 शब्दों में एक प्रशंसनात्मक लेख लिखिए, यानी कि राइट एटलीस्ट 30 वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन ऑन ट्रिम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय। आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा, इसमें श्रम की इमेज को दिखाया गया है, यानी कि लेबर। तो श्रम की विजय, जिसे श्रम प्रतिमा के रूप में भी जाना जाता है, देवी प्रसाद रॉय चौधरी द्वारा बनाई गई थी। यह प्रतिमा मरीना बीच, चेन्नई, भारत में जो स्थित है। देखो, इस स्कल्पचर यानी कि इस मूर्ति को भारत के चेन्नई में मरीना बीच में बनाई गई थी। और इस मूर्ति के अंदर टोटल 4 लोगों को एक चट्टान को हिलाते हुए दिखाया गया है। और हिलाने का मतलब है उनकी मेहनत को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से लेबर मेहनत करते हैं, जो कि मरीना बीच पे है। और ये मरीना बीच आज भी काफ़ी फेमस है। आप देख सकते हो यहाँ पे देवी प्रसाद रॉय चौधरी के द्वारा बनाई गई ये स्कल्पचर आज भारत नहीं दुनिया भर के अंदर काफ़ी फेमस है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे एक लेबर की मेहनत को दिखाया गया था, जिसपे दुनिया भर के लोगों का ध्यान गया था। यह समकालीन कला के सबसे उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। एंड इस मूर्ति को ढलाई करके बनाया गया है। ऐसी मूर्तियों के डिजाइन पूरी तरह से आकार और रचित होते हैं, यानी कि देखने में लगता है ये बिल्कुल रियल हो, इसलिए इसके डिजाइन को आकार और रचित रूप से कहा जाता है। स्टैचू ट्रायम्फ ऑफ लेबर एक उत्कृष्ट कृति है जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण रोल रखता है। तो इस तरीके से स्टैचू जो है ट्रायम्फ ऑफ लेबर का, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर लेबर को एक पहाड़, एक चट्टान हिलाते हुए दिखाया गया, जो इनकी मेहनत का सिंबल है, यानी कि हार्ड वर्किंग का सिंबल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलमकारी लोक चित्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखे, यानी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कलमकारी पेंटिंग। देखो, कलमकारी पेंटिंग क्या है, आपको इसमें ये बताना है। देखो, कलमकारी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए इमली की कलम से सूती या रेशमी कपड़े पे बनाई जाने वाली हाथ की एक पेंटिंग है, जो कि भारत के अंदर काफी फेमस हुई। कलमकारी शब्द एक फारसी शब्द से लिया गया है, जहाँ कलम का अर्थ होता है कलम, जिससे कि हम लिखते हैं कोई चीज हाथ से, इस तरीके से जैसे औरतें बनाती है। और यहाँ पे कारी का मतलब है कौशल, यानी कि स्किल, यानी कि ऐसी स्किल जिसके तहत हम कोई पेंटिंग बना सके। इस आर्ट के अंदर रंगाई करना, ब्लीचिंग करना, हैंड पेंटिंग करना, ब्लॉक प्रिंटिंग करना, स्टॉचिंग, सफाई करना, लगभग 23 तरीके के काम किए जाते थे कलमकारी लोक चित्र के अंदर, जिसके ऊपर कई सारे फूल यानी फ्लावर्स, मोर यानी अलग अलग डिजाइन वगैरह बनाए जाते थे। आज हम देखते हैं पर्दों के ऊपर यानी कर्टन्स या साड़ियों के ऊपर, जो उस टाइम पे इस तरीके से लोग बनाकर पहना करते थे या डिजाइनिंग किया करते थे। आज भी कलमकारी साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं दुनिया भर के अंदर, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखोगे आप, तो यहाँ पे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है, जिसके ऊपर महाभारत, रामायण के कुछ अवशेष मिलते हैं, यानी कि अवशेष मतलब कुछ प्रतीकों को इसके ऊपर कढ़ाई करके यानी कि डिजाइन करके बनाया जाता है, और लोग उनको पहना भी करते हैं। इस तरह के इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, सारनाथ बुद्ध की प्रमुख विशेषताएं लिखे, यानी कि राइट द मेन फीचर्स ऑफ सारनाथ बुद्ध। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह का नाम है सारनाथ। तो सारनाथ के अंदर बुद्ध जी की एक प्रतिमा, एक मूर्ति बनाई गई है। इसी मूर्ति के बारे में आपको बताना है। बुद्ध अपने पहले धर्मोपदेश, यानी कि देखो, महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे पहला जो अपना भाषण दिया गया था, जो उपदेश दिया गया था, जो लोगों को स्पीच दिया गया था, वो स्पीच उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया गया था। इसीलिए इस मूर्ति को सारनाथ की बुद्ध मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 5th सेंचुरी के अंदर एक पत्थर की मूर्ति के रूप में गौतम बुद्ध को दर्शाया गया था, जिनको एक वज्रासन के रूप में दर्शाया गया है, और इनके ऊपर एक गोल, एक सर्कल यानी कि एक चक्र है। ठीक है, तो ये मूर्ति काफी फेमस हुई है। तो सारनाथ की जो बुद्ध की मूर्ति है, इनके क्या क्या फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये हमें बताना है। देखो, सबसे पहले ये पत्थर से बना हुआ है, ये स्टोन से बना हुआ है, जो कि 91.1 सेंटीमीटर की ऊंचाई के साथ ये खड़ा है, यानी कि ये इसकी हाइट है। इसे गुप्त कला और शिल्प कौशल की सबसे ऊंची कला के रूप में देखा जाता है, यानी गुप्ता आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप के रूप में इसको जाना जाता है।
ऐसी मूर्तियों के डिजाइन पूरी तरह से आकार के होते हैं, यानी कि इसके अंदर जिस तरीके से आप मूर्तियों का आकार देख रहे हो कि हाथ, पैर, नाक, मुंह, इस तरीके से बनाया जाता है जो दिखने में टोटली रियलिस्टिक होता है। मूर्तियों के डिजाइन की तुलना बहुत बारीकी से और सटीक ढंग से की जाती है। आज भी हम देखते हैं जब सरस्वती पूजा आता है या तमाम जो पूजाएं आती है उसमें मूर्तियां बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। उसी तरीके से उस टाइम पे जो मूर्तियां बनाई गई है वो भी पत्थर से, जो अपने आप में रियलिस्टिक और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब सम फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें काफ़ी सारी मूर्तियाँ, काफ़ी सारे अवशेष मिली है, जैसे कि मूर्तियाँ मिली है, मोहरे मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले, आभूषण मिले, टेराकोटा से भी काफ़ी चीज़ें बनाए गए हैं, सेलकड़ी पत्थर से वाट वगैरह बनाए गए हैं, एंड मनके बनाए गए हैं जो गले में पहना जाता था। तो सिंधु घाटी की कलाएं जो है इनमें सबसे पहले पत्थर की मूर्तियां हैं जो आप इस इमेज में यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टेराकोटा है, टेराकोटा से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। नाचती हुई यानी कि डांसी गर्ल की मूर्ति बनाई गई है सिंधु घाटी के अंदर, और मोहरे यहाँ पे बनाए गए हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में 4 पॉइंट बताना है, यानी कि स्टोन का स्टैचू बनाया गया है और यहाँ पे टेराकोटा का यूज करते हुए काफी सारी वस्तुएं बनाई गई हैं, यानी गुड्स बनाए गए हैं। एंड नाचती हुई एक लड़की की मूर्ति बनाई गई है, सेलकड़ी पत्थर का यूज किया गया उसके अंदर, एंड मोहरे यहाँ पे बनाए गए हैं। इस तरीके से है हमारा हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन तीर्थंकर की मूर्ति की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी, यानी कि राइट द मेन फीचर्स ऑफ द स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर। देखो, तीर्थंकर का मतलब होता है जो जैन धर्म के गुरु रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले ऋषभ देव रहे हैं, फिर पार्श्वनाथ रहे हैं 23वें नंबर पे, 24वें नंबर पे महावीर स्वामी रहे हैं। तो महावीर स्वामी को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जैन धर्म के अंदर, जिनके शिक्षाओं को काफ़ी इंपॉर्टेंस भी दी गई है। देखो, जैन तीर्थंकर यानी कि जैन धर्म के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि एक गुरु के रूप में जो उनकी टीचिंग्स होती है वो लोगों तक पहुंचती है। इस तरीके से आप इस मूर्ति को देख सकते हो जो कि जैन धर्म के अंदर महावीर स्वामी जी की मूर्ति है, जिनमें जैन मुनियों ने अपने शिक्षाओं को लोगों को दिया है, बताया है क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये मूर्ति उस टाइम पे बनाई गई है। तो टोटल 24 गुरु थे जिनको तीर्थंकर कहा जाता है। इनमें 24वें नंबर पे जो महावीर स्वामी थे उनकी ये मूर्ति यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो मूर्ति है आपको इसके फीचर्स के बारे में बताना, चलिए आपको मैं एक एक करके इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता देता हूँ। देखिए, यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में है, यानी कि इस मूर्ति के अंदर महावीर स्वामी जी को बिल्कुल ध्यान मंग मेडिटेशन करते हुए इसमें दिखाया गया है। जैन तीर्थंकर की मूर्ति गुप्त युग की एक महान देन है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इस मूर्ति में अनुयायियों की भावनाओं और विचारों का भी सुंदर सुदर्शन किया गया है, दिखाया गया है। महावीर स्वामी जी ने मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया था। मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या होता है? निर्वाण प्राप्ति, यानी कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, जब हम इस सांस्कारिक दुखों से, जब हम इस दुनिया से दूर हो जाते हैं, कह सकते हो हम, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, यानी हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी मिल जाती है। विश्वास, उचित कार्रवाई, सच्चाई पे बल दिया गया है। ये सभी भावनाएं इस मूर्ति के अंदर है। और यह प्रतिमा मथुरा से हमें मिली है, जो आप देख सकते हो, जो कि महावीर स्वामी जी की है। क्लियर है? यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल लघु चित्रकला की विशेषताएं लिखिए, यानी कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। देखो, मुगल काल के अंदर जो हमें पेंटिंग्स मिले हमें उसके बारे में बताना है। सबसे पहला जो पेंटिंग है वो है मुगल दरबार तक सीमित, यानी कि मुगल चित्रकला मुगल दरबार तक ही सीमित रही और लोगों तक ये नहीं पहुंच पाई। भारतीय और फारसी तत्वों का संश्लेषण, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें इंडो इस्लामिक यानी कि भारतीय और भारत के बाहर के जो कल्चर्स रहे हैं वो इन पेंटिंग्स के अंदर हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और चित्रकला की बात करें तो इसके अंदर पुरानी कथाओं को शामिल किया जाता है पेंटिंग्स के अंदर, एंड रंगों का इस तरीके से यूज़ किया जाता था तो देखने में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे। और मुगल काल के अंदर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पे पेंटिंग का काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन और पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा बनाई गई। इनमें से एक पेंटिंग है जो आप इस पेंटिंग में आप देख सकते हो, जिसके अंदर राजा अपने दरबारियों के साथ बैठा हुआ है, हुक्म दे रहा है और सभी लोग ये सुन रहे हैं, जरूरी चीज़ों को लिख भी रहे हैं। यहाँ पे घोड़े वगैरह इस पेंटिंग में बनाया जाता था, जिसके ऊपर इस्लाम का प्रभाव दिखता है और इस तरीके से इसको बनाया गया है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट और सबसे लास्ट का क्वेश्चन। शाहजहां के काल में बनी किसी पेंटिंग पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी कि राइट ऑन एनी पेंटिंग डन ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि शाहजहां के टाइम पे किसी एक पेंटिंग के बारे में बताओ जो उस टाइम पे बनाई गई थी। तो शाहजहां के दरबार की पेंटिंग है ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके बारे में आपको इसमें बता देना है। देखो, यहाँ पे आपको ये बताना है, देखो शाहजहां का जो बाप था वो जहांगीर था, और जब जहांगीर से शाहजहां को गद्दी मिली तो मुगल एम्पायर का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुगल एम्पायर की वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तो पेंटिंग के डेवलपमेंट यानी कि चित्रकला के विकास में इतना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं मिल पाया, लेकिन शाहजहां के पहले जहांगीर के टाइम पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई। इसके बावजूद भी शाहजहां के टाइम पे भी
पेंटिंग बनाई गई है जिसका नाम है शाहजहाँ के दरबार की पेंटिंग। इस पेंटिंग का नाम ही है शाहजहाँ के दरबार की पेंटिंग। आपको इस पेंटिंग का नाम याद रखना है। तो इस पेंटिंग को कहा जाता है पेंटिंग ऑफ शाहजहाँ कोर्ट, जिसके अंदर शाहजहाँ को दिखाया गया है। इसके दरबारी यहाँ पे हैं और यहाँ पे सभी लोग सुनवाई कर रहे हैं और इस पेंटिंग के अंदर शाहजहाँ लोगों को आदेश दे रहा है। और आर्थिक समस्याओं के होते हुए भी पांडुलिपि से, पांडुलिपि का मतलब होता है ऐसे मैन्युस्क्रिप्टेड जो हाथों से यूज करके इस पेंटिंग को अलग अलग कलर्स का यूज करके बनाया जाता था। तो शाहजहाँ के टाइम पे जो पेंटिंग बनाई गई है वो है शाहजहाँ के दरबार की पेंटिंग। इस पेंटिंग का आपको नाम याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन शाहजहाँ के बारे में जो भी आ जाए आपको इस पेंटिंग के बारे में ही बताना होगा, जिसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें शाहजहाँ और उसके दरबारियों को दिखाया गया है जिसमें प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस की बात की जा रही है और शाहजहाँ अपने दरबारियों को तमाम आदेश और सूचनाएं दे रहा है। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चंस बताए आप इनके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोट्स के लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा डाउनलोड नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स विद सोल्ड पेपर्स, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर को इसमें सोल्व कर दिया गया है। तो 12th क्लास के लिंक के सामने आप क्लिक कीजिए, आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगी। जो जो आप सभी के पास सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के आप यहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और इसी नोट्स को पढ़कर आप एग्जाम देने जाइए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, गारंटेड पास होगे। यह वीडियो आपको कैसे लगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सभी दोस्तों पे शेयर जरूर करना। नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। इस वीडियो को देख लेने के बाद इस नोट्स को जरूर डाउनलोड करके एक बार रीड कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट में। जय हिंद, जय भारत।